डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से नॉलेज टीवी देसी ताऊ के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले वही इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। मैरीन इंश्योरेंस हमने किया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी का वहाँ पर हमने कैंसिलेशन तक कर लिया था। अब जो नेक्स्ट आपको गिवन है वो असाइनमेंट, जिसको मैंने एक नॉर्मली याद करने के लिए बोला था, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र। तो विदेशी कानून के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिसी को अभ्यर्पण बीमाकर्ता को स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? यानी कि कंपनी को आप, अगर कंपनी को कोई इशू नहीं तो आप क्या कर सकते हो इजीली, कहता है विदेशी कानून के, अगर फॉरेन रूल के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी पॉलिसी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसके कंपनी की परमिशन मिलने के बाद आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ते हो इंडिया के असाइनमेंट या फिर इंडिया के एसेट ट्रांसफ़र एक्ट को या असाइनमेंट एक्ट 1882 के, उसके अकॉर्डिंग कहता है कि अनुसार कार्य वस्तु है, के अनुसार कार्य वस्तु है। इसका अर्थ यह है कि बीमाकर्ता की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। फॉरेन के अकॉर्डिंग आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब विदेशी एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, ट्रांसफ़र करना चाहते तो आपको उस कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट जो आपका 1882, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है, इंडिया के अंदर आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस कंपनी की जिसका आपने बीमा ले रखा है। अभी कहता है आपका जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 की सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग कि आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो पॉलिसी पर अनुमोदन द्वारा या अभ्यर्पण के पृथक प्रपत्र द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए आपको एक अलग से, आप प्रपोजल का अलग से आपको एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, अलग से डॉक्यूमेंट बना के ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र या अभ्यर्पण अनुमोदन की तिथि से जो भी आप ट्रांसफ़र करोगे या असाइनमेंट करोगे वो आपका कहता है हस्तांतरण या अभ्यर्पण, जो भी आपने प्रपोजल दिया, अनुमोदन दिया, अनुमोदन की तिथि से पूर्ण प्रभावशाली माना जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र जिस टाइम पे आप कर रहे हो ना, उसी प्री डेट पे ही वो क्या माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। कहता है अभ्यर्पण का आवेदन प्राप्त करने पर बीमाकर्ता उस अभ्यर्पण का रिकॉर्ड रखेगा। कि जैसे ही आवेदन प्राप्त करने पर एप्लीकेशन आपको मिलेगी, जो कंपनी है तो कंपनी क्या करेगी, जो नया आपका बंदा होगा जिसके नाम पे न्यू पॉलिसी अब रजिस्टर होगी, मतलब न्यू पर्सन के नाम पे रजिस्टर होगी, उसी का रिकॉर्ड रखेगी तथा केवल उस अधिन्यासी को ही पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का अधिकार होगा। यानी कि ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया तो बी ही अब क्या रखेगा, सारे राइट रखेगा उस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इसको प्रॉफिट मिलना है। तो यही चीज़ है, सिंपल बात की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना चाहिए, परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। बट अकॉर्डिंग टू किसे, इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। बट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ इंडियन, आपका जो एसेट का ट्रांसफ़र एक्ट है 1882, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर आपको कोई भी परमिशन लेने की इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर ये बात कहता है कि 1938 के अकॉर्डिंग आपका जो है, जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी प्रपोजल की डेट से पहले जो आपकी क्या मानी जाएगी, इफेक्टिव मानी जाएगी। और दोनों जो है आपको उसके लिए अलग से प्रपत्र या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। और सेकेंड ये कहता है कि अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो कंपनी क्या करेगी, जैसे उसे पता चलेगा तो जिस बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र हुई उसके नाम पर ये चीज़ रिकॉर्ड कर दी जाएगी और उसी को सारे बेनिफिट या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिस बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी गई है वही उसके सारे राइट रखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो एसेट ट्रांसफ़र एक्ट 1882 की सेक्शन 49 में पॉलिसी के अंतर्गत अधिन्यासी के मतलब उससे रिलेटेड जो भी सारे राइट है ना, वो सारे आपके इस एक्ट में लिखे गए हैं। और सीधी सी बात है, जो पहले वो फॉलो करता था आपका जिसके नाम पर पॉलिसी थी, वही सारी चीज़ें आपकी अब किसको करनी पड़ेगी, जिसके नाम पर वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अभी कहता है कि जो आपका ट्रांसफ़र एक्ट 1882 के सेक्शन 135 के अंडर जो आपका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें सारे अधिकार दिए गए हैं जो भी आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। बस सेक्शन याद रखना आपको कि आपका जो एक्ट है 1882 उसके सेक्शन 135 के अंदर आपके जो भी फायर
जो है इंश्योरेंस, उस पॉलिसी के अंडर वो सारे राइट बताए गए हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, इस पॉलिसी को दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अधिन्यासी हैं को क्लेम करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे ही अनुबंध, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही आपका ये इफेक्टिव में आ जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। यद्यपि अधिन्यासी पॉलिसी का प्रत्यक्ष हितभोगी है तथा दावे की राशि प्राप्त करने का अधिकार, परंतु बंधक की प्रतिभूतियों के सवत अधिकार नहीं है। कहता है वैसे तो क्या होगा, पॉलिसी अगर ले रखी तो पॉलिसी का वो क्या होगा, प्रत्यक्ष हितभोगी होगा, उसके नाम पर ट्रांसफर हो चुके हैं, तथा दावे की राशि प्राप्त, दावे की जो क्लेम की अमाउंट होगी वो भी लेगा। लेकिन अगर कोई भी मॉर्गेज उसने रखी है, सिक्योरिटी अगर उसने रखी है पॉलिसी कंपैरिजन में, तो उसका अधिकार आपको स्वयं नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस दे रखा है। तो दो तरह की इसने बताया है कि बीमा पॉलिसी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसने बोला मेन टाइप ऑफ पॉलिसी। मेन टाइप ऑफ पॉलिसी में देखिए क्या कहते हैं ये, मेन टाइप ऑफ पॉलिसी में स्पेसिफिक पॉलिसी, यह इस प्रकार की पॉलिसी जिसके अंतर्गत, कैसी पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत निर्दिष्ट संपत्ति की एक निश्चित राशि का बीमा किया जाता है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर एक फिक्स, एक जिसके अंतर्गत निर्दिष्ट संपत्ति की, जो भी आपने एसेट बोली है उसका आप क्या करोगे, उसके लिए आप टोटल कहता है संपत्ति एक फिक्स अमाउंट के लिए, फिक्स अमाउंट के लिए क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा। इस प्रकार की पॉलिसी में बीमा की राशि तक ही दावे का भुगतान किया जा सकता है। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी इंश्योरेंस की अमाउंट है, बीमा की राशि तक ही दावे का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी में बीमा की राशि तक, जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वहीं तक क्लेम आपको पेड किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था वो 10 लाख वाला केस बताया था ना, कि 10 लाख आपने इंश्योरेंस कराया है और अगर आपकी हानि 8 लाख की होती तो 8 लाख दिया जाएगा, अगर 20 लाख की हो जाए तो आपको सिर्फ 10 लाख ही दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आपको कितने का लॉस हो। इसके बाद कहता है वैल्यू पॉलिसी। वैल्यू पॉलिसी में क्या होता है, याद रखना यहाँ पर मेन बात, स्पेसिफिक पॉलिसी में जो आपको क्लेम मिलेगा, जितना आपने राशि का बीमा कराया वहीं तक रहेगा, चाहे आपको लॉस इससे ज़्यादा हो। ठीक है, और हानि कम हो तो हानि की राशि का, मैंने बताया था ना स्पेसिफिक में दोनों में से जौन सा कम, या तो आपने इंश्योरेंस कराया या आपका लॉस है, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। वैल्यूड पॉलिसी में देखो, इस पॉलिसी की क्षतिपूर्ति का अनुबंध का एक अपवाद है। ये क्या है, जो आपका इंडेमनिटी वाली पॉलिसी थी ना, उसका कहता है इंडेमनिटी वाली पॉलिसी का अपवाद है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक स्थायी राशि का भुगतान किया जाता है, आपको एक फिक्स अमाउंट दी जाएगी चाहे कितने का ही लॉस क्यों न हो। उत्तरदायित्व लेने से पहले बीमा कंपनी की जाने वाली संपत्ति की जांच करती है और इसके पश्चात एक निश्चित राशि का बीमा करने के लिए अनुबंध किया जाता है। हानि होने के समय में बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखते तथा हानि की राशि को ध्यान में रखे बिना अनुबंध निर्धारित की गई राशि का भुगतान किया जाता है। ये क्या पहले वाली के अपोजिट है। स्पेसिफिक में तो क्या था, भी जितने का लॉस हुआ या जितने की उसने करार की, दोनों में से जो कम है उसका कराएंगे। इसमें क्या कहेगा, वैल्यूड पॉलिसी में आप कोई भी चीज़ का बीमा करवा रहे हो तो वो सामने वाली कंपनी एक बार जांच कर लेगी भी इसके सेट सही है, और उसने गारंटी ले ली अगर इसमें कुछ भी हो जाता है तो मैं इतने की अमाउंट, मान लिया उसने बोल दिया कि मैं 8 लाख का आपका बीमा करता हूँ और अगर इस पर कुछ भी होगा तो मैं 8 लाख की पेमेंट करूँगा। अगर वो लॉस हो जाता है, मतलब इस केस में क्या होगा, लॉस हो गया तो वो ये नहीं देखेगी कि कितने का लॉस हुआ है, कितने का बीमा, वो सिर्फ ये 8 लाख रुपए ही पेड करेगी। बस समझ में आई बात, कि वो नहीं देखेगी एक्चुअल में लॉस कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेगी, ना ही उस टाइम पे उस सेट की मार्केट के अंदर क्या वैल्यू उस चीज़ को देखेगी। देखो, हानि होने के समय बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता और हानि की राशि ध्यान में रखे बिना अनुबंध निर्धारित की गई राशि का भुगतान करेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट में उसने डिसाइड किया था उतनी ही अमाउंट वो पेड करेगी। नेक्स्ट वन देखिए, एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी में क्या कहा है, इसके अंदर एक आपको एवरेज सेंटेंस या औसत वाक्य लिखा होगा। इसका मतलब क्या, उसे औसत पॉलिसी कहा जाता है। औसत वाक्य के अनुसार यदि वास्तविक मूल्य बीमित मूल्य से अधिक है, एसेट का जो रियल वैल्यू है वो आपका इंश्योर्ड अमाउंट से कम है, तो कंपनी द्वारा हानि की राशि अनुपातिक भुगतान किया जाएगा। क्लियर हुई बात। एवरेज पॉलिसी में जैसे मैंने बताया कि मान लिया 12, वो घर वाला एग्जाम्पल आया था ना, वही सेम है इसमें, कि उसका घर कितने का था, 50 लाख का था, 7 कितना था, शायद आई थिंक 75 लाख का, लेकिन उसने बीमा कितने का कराया था, कितना का करवाया था बीमा,
50 लाख का। तो उस केस में क्या हमने निकाला था कि उस केस में सिर्फ क्या था, उसने कितना पेमेंट किया था कि उसके प्रोपोर्शनेट में लॉस जब 30 लाख का हो गया तो उसने 20 ही लाख का किया था, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये सर आपकी जो भी कंडीशन होगी उस पर डिपेंड होगा। तो एवरेज पॉलिसी वाला याद रखना, अगर आपने आपके एसेट्स की वैल्यू से कम पे बीमा करवाया, मान लिया एसेट की वैल्यू 7 लाख की थी और आपने बीमा 5 लाख का कराया, और लॉस आपको देखो आपकी एसेट की वैल्यू कितनी है 5 लाख, आपने बीमा कितने का करवाया 7 लाख का, और आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, या आपकी मान लिया एसेट की वैल्यू है 10 लाख है और आपने बीमा करवा लिया 5 लाख का, आपको लॉस हो गया 1 लाख का या 2 लाख का लॉस हो गया, तो कंपनी सारे 2 लाख रुपये नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई? क्योंकि आपने सारी अमाउंट थोड़ी ना करी है। उस केस में क्या होगा, जितने का आपने बीमा करा उसी के अनुपात में आप इसको रेशियो में काट लोगे, तो यानी कि कंपनी आपको 1 लाख रुपये देगी, क्योंकि आपने आधी संपत्ति का ही क्या किया था, सिक्योरिटी की फॉर्म में बीमा लिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है फ्लोटिंग पॉलिसी। इसमें क्या है, फ्लोट का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, जो फिक्स ना हो। तो इस प्रकार की पॉलिसी उन्हीं चीज़ों के लिए की जाएगी जो विभिन्न स्थानों पर, डिफरेंट प्लेस पर, तथा इनका स्टॉक लॉसशील प्रकृति का होता है। समझ में आई बात? यानी कि जिनका स्टॉक है वो किसका है, लॉसशील प्रकृति का है, यानी कि स्टॉक जो है उनका क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और इस प्रकार की पॉलिसी पे कौन करेगा, मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं ना, मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, चेंज। स्टॉक चेंज कब होगा, जो प्रोड्यूसर करे होते हैं, यानी कि व्यापारी लोग होते हैं या उद्योगपति होते हैं, वो ही करते हैं। जिनकी वस्तु या कच्चा माल विभिन्न गोदामों में रखा होता है, उनकी संख्या क्या होती रहती है, बदलती रहती है, तो इसलिए इसका यूज किया जाएगा। तो कहता है उन उद्योगपतियों द्वारा या उत्पादकों के वस्तुओं और उनके मूल्यों को निर्दिष्ट करना बहुत कठिन होता, तो उनके लिए जो भी उसने गुड्स प्रोड्यूस करी है उनकी वैल्यू को स्पेसिफिक करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रीमियम की एक औसत राशि, प्रीमियम की एक औसत स्थिर राशि स्थिर रखी जाती है। तो कहता है प्रीमियम की औसत स्थिर रखी जाती है, जो प्रीमियम की अमाउंट होगी, प्रीमियम की एक औसत राशि स्थिर रखी जाती है। ठीक है, फिक्स रखेगी, एक औसत जो अमाउंट है उसको फिक्स रखेगी। प्रीमियम की एक औसत राशि, जो भी प्रीमियम पेड करेगा उसकी एक औसत राशि, एवरेज अमाउंट जो है वो फिक्स रखी जाती है। और इन औसतों में, और साथ में क्या कहेगा, एवरेज। दो ही बात याद रखनी है, उनका वो वैल्यू स्पेसिफाई फ्लोटिंग में कौन करेगा, पहली बात तो जो चेंज होती रहती है, उद्योगपति व बिजनेसमैन करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू का एग्जैक्ट जो प्राइस है वो पता नहीं कर पाते। दूसरा इसने कहा कि एक तो जो भी पॉलिसी लिखी होगी उसमें एवरेज सेंटेंस या औसत वाक्य लिखा होगा, दूसरा क्या होगा, ये फिक्स जो आप प्रीमियम होगा उसकी कुछ अमाउंट आप फिक्स करके रखोगे। इसके बाद आपको दे रखा है सब्सिडरी या स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिसी। इसमें क्या होगा सब्सिडरी पॉलिसी में, तो इसमें भी काफ़ी इसी को बोल रहा है कि मुख्य पॉलिसियों के साथ जो आपके ऊपर वाली थी कुछ आपको अलग से पॉलिसियाँ भी दी गई हैं। इनमें से कौन सी आपकी पॉलिसी आती है, सबसे पहले दे रखा कंप्रेहेंसिव या वाक्य पॉलिसी। वाक्य पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर अधिकांश रिस्क शामिल होते हैं और ये सामान्य पॉलिसियाँ नहीं होती। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की पॉलिसी के प्रति सुरक्षा प्रदान, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के प्रति कंबाइंडली आप ये कहोगे कि आपको क्या कर दिया जाएगा, सेफ्टी प्रदान करेगी। कंप्रेहेंसिव का मतलब है एक की बजाय काफ़ी सारे रिस्क लेना, जैसे उसने विस्फोट, बाढ़, दंगा ऐसे इंक्लूड कर ली। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादातर जोखिम शामिल होंगे। इसके बाद ही कहता है री इंस्टेटमेंट या पुनर्स्थापन पॉलिसी। समझ गए, एक की जगह पे दूसरी प्लांट को लेके आने का कहो, एक चीज़ में कोई लॉस हो गया तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करके देना। ठीक है, अग्नि द्वारा हानि या नुकसान होने के स्थान पर बीमा कंपनी उस संपत्ति या प्लांट के स्थान पर उसी प्रकार की संपत्ति या प्लांट आपको ला के देगी, तो आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको गिवन है कंपनसेशन। कौन सी अनुवर्ती या आपको बोला कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इस पॉलिसी को लाभ की अक्षति पॉलिसी भी कहा जाता है, पॉलिसी को लाभ की अक्षति पॉलिसी भी कहा जाता है। मतलब क्या कहता है, इस पॉलिसी में आग के कारण व्यवसाय, यानी कि आपका लॉस हो गया, आग लगी और उस टाइम पे आपका क्या, आपके पास सेट की कमी होगी जो आपका आग लग गया, तो उस टाइम पे आप बिजनेस को कुछ टाइम तक बंद रखोगे, तो उस टाइम पे जो लॉस होगा ना उसके लिए जो आपको क्षति दी जाएगी वो आपकी होती है लाभ की क्षति। उसके लिए अगर आपने इंश्योरेंस कराया उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न शुल्क, जो भी आपका उस टाइम पे बिजनेस बंद रहेगा उसके लिए जो भी कॉस्ट आएगी वो सारी शामिल कर ली जाती है। आदि की मुख्य हानि के समय होने सम्मिलित होती है। क्लियर हुई बात? जैसे उसने बोला कि आपका कोई भी टैक्स है, आपके कोई भी कॉस्ट बढ़ रही है, या आपने रेंट पे ले रखा, रेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें शामिल की जाएगी। इसके बाद है डिक्लेरेशन पॉलिसी। डिक्लेरेशन या प्रख्यापन पॉलिसी कौन सी होती है,
इसमें कहता है इस पॉलिसी का अर्थ है स्टॉक या स्टॉक मूल्य में होने वाले चेंज को ध्यान में रखना। जो भी स्टॉक की वैल्यू में या प्राइस में चेंज हो रहा है ना, स्टॉक के प्राइसेस में चेंज होने से, स्टॉक के मूल्य में चेंज होने से कंसीडर करेगा। इसमें बीमित या बीमा की जाने वाली राशि का चयन करता है। जो आपका जिसको इंश्योरेंस करवाना वो क्या करेगा, जो इतनी अमाउंट बीमा की जाने वाली, जितने का उसका बीमा करवाना उसका वो सिलेक्शन करेगा। और ऐसी अवस्था में बीमित को प्रतिदिन पर डे पे जोखिम मूल्य के औसत के आधार पर मासिक रूप से घोषणा करनी होगी। याद रखना, देखो ऐसी अवस्था में पहले क्या कहा कि जो बीमा करवाने वाला है वो जितनी बीमा करवाएगा उसका चयन करेगा, जितनी अमाउंट का बीमा करवाएगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू पे करवा रहा है, स्टॉक के प्राइस जो आपके चेंजेस हो रहे हैं डिसाइड करेगा कि इतनी वैल्यू पे मैं बीमा करवाना चाहता हूँ। और ऐसे में वो क्या करेगा जो भी पर डे उसका जोखिम वैल्यू है, यानी कि उसका रिस्क है पर डे जो भी चेंज हो रहा है, जोखिम मूल्य के औसत के आधार पर प्रतिदिन जोखिम मूल्य के औसत के आधार पर मासिक रूप से घोषणा करनी होगी। यानी कि पर डे का जोखिम देखेगा, उसी के बेस पे बताएगा कि महीने में मेरे को इतना लॉस हो सकता है, उसी के बेस पे फिर वो इंश्योरेंस करवाएगा। हानि होने पर घोषणा किए गए मूल्य के आधार पर दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा। और एक्चुअल में वो लॉस हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा, हानि होने पर जो भी उसने घोषणा की थी कि मंथली मुझे इतने का होगा, उसके आधार पर, उस मूल्य के आधार पर आपको क्लेम दिया जाएगा जिसकी आपने डिक्लेरेशन करी होगी इंश्योरेंस लेते टाइम पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको गिवन है इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी। ऑल रिस्क से ही क्लियर हो रहा है कि सारे जोखिम आ जाएंगे इस पॉलिसी में, सभी प्रकार के जो सारे आपके औद्योगिक जोखिम हैं वो सारे आपके शामिल जोखिमों के लिए निर्गमित की जाएगी, जिसमें कुल मिलाकर 100 करोड़ और उससे अधिक राशि का बीमा किया जाता है। यानी कि टोटल अमाउंट इतनी होनी चाहिए। इसमें उद्योग आरंभ यानी कि स्टार्टिंग से लेकर सभी जोखिम शामिल हो जाएंगे। इसमें आपका अग्नि है, चोरी है, मशीन टूटना, सारे प्रकार के बीमे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद है ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या होता है, ये पॉलिसी बीमित की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, ब्लैंकेट का मतलब कम्बल की तरह, तो वही बोला कि स्पेशल आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है, प्रतिरूपित करी जाती है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत ये कहता है फिक्स्ड और आपकी जो भी करंट एसेट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता, सभी को एक ही पॉलिसी में, सभी को एक ही में शामिल कर लेगा। और बीमित उन संपत्तियों का चयन करना है जिसके लिए उसे बीमा करवाना है, सभी को एक ही जैसी कंसीडर कर लेगा और सब में से उसको ये देखना है कि उसे किसका बीमा करवाना है। चलिए इसके बाद ठीक है, ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या फिक्स्ड और करंट में कोई भी डिफरेंस नहीं करेगा, वो अकॉर्डिंग टू जिसने बीमा करवाना उसकी नीड के अकॉर्डिंग की जाएगी और उसमें से टोटल मान के वो सिलेक्ट कर लेगा कि किसको उसको बीमा कराना है। इसके बाद प्रोसीजर क्या रहेगा, जब एक आप क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस जो करवा रहे हो एक एसेट का, उस टाइम पे क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो गिवन है। तो सबसे पहले आपको गिवन है सिलेक्शन ऑफ इंश्योरर, यानी कि आप देखोगे ना कि आप बीमा किससे करवा रहे हो, कंपनी का चयन करोगे। तो सबसे पहला कदम ये है कि बीमा कंपनी का आप सिलेक्शन करोगे। वर्तमान में आपकी 28 जो है वो बीमा कंपनी, सेकंड नहीं कहता प्रपोजल फॉर्म, तो आप भेजोगे उसके पास एप्लीकेशन में, मैं ये जो है पर्सन हूँ और मैं क्या हूँ आपकी कंपनी में इस सेट का या जिस भी चीज़ का आप करवाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन भेजोगे। प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव लिखना, उसमें सारा आप लिखोगे ये मेरा एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं, और मूल्य, अपेक्षित पॉलिसी का प्रकार, बीमित राशि आदि दिए जाते हैं। तो जो भी वो सारा विवरण देगा उसमें सारा बताएगा कि ये मेरा नेम है, एड्रेस है, जितने की वो पॉलिसी चाहता है, उम्मीद है उतने की वो बताएगा, इतनी अमाउंट की, और सारी सूचनाओं को अच्छे से लिखेगा, क्योंकि यह प्रपत्र अनुबंध वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मेंशन करनी चाहिए। और जितने जो भी बीमा कराओगे जिस भी सेट का, उसकी मार्केट वैल्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसकी जो आपने ले रखा उस प्राइस को भी ध्यान में रखना चाहिए, और वो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि कंपनी द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर दावे की राशि आप उसके मार्केट वैल्यू को कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है जब आपको क्लेम देगी तो मार्केट वैल्यू को कंसीडर करके ही देती है, अन्यथा कम राशि बीमा माना जाएगा और कंपनी उस अनुपात में प्रीमियम की राशि कम कर देगी। समझ में आई बात? अगर आप सारी नहीं दोगे ना तो आपको कम राशि बीमा माना जाएगा। मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे भी, मार्केट वैल्यू जो है उस एसेट की वो ही वहाँ पर लिखोगे, बुक वैल्यू को नहीं लिखोगे। अगर आप बुक वैल्यू को कंसीडर करोगे तो आपका कम राशि बीमा माना जाएगा और उसी के अनुपात में फिर आपको प्रीमियम की राशि भी क्या आएगी, कम आएगी, और क्लेम करते टाइम फिर उसी के अनुपात में दिया जाएगा। चलिए
सेकंड प्रपोजल जब आपने दे दिया तो थर्ड में आपका है एविडेंस ऑफ गुडविल। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहले वे होते हैं ख्याति वाले लोग आते हैं, ठीक है, जिनकी कोई भी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती और जोखिम का उत्तरदायित्व ले, मतलब कोई भी आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, उनकी जांच पड़ताल नहीं की जाती और जोखिम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क का वो ले लिया जाता है। दूसरे प्रकार के ऐसे पर्सन होते हैं प्रस्ताव करने वाले नए व्यक्ति या अजनबी होते जिन्हें कंपनी है जानती नहीं होती, वो शामिल होते हैं। तो कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, सोसाइटी के अंदर उनको जांचना होता है कि वो सही या नहीं। उसके लिए क्या करेगी, समाज के किसी भी जाने माने व्यक्ति से सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र देने के लिए कह सकती। जैसे हमें कहता है ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको बस गस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने होते, यानी कि एक अच्छे पर्सन से आपको एक जो है प्रमाण आपका वेरिफिकेशन देनी होगी कि आप सही हो। एजेंट को भी प्रमाणित करने का अधिकार कि वह उस व्यक्ति को लंबे समय से जानता है, या तब भी हो सकता है जब एजेंट कहते कि कोई इशू नहीं, मैं इसको पर्सनली काफ़ी टाइम से जानता हूँ, क्योंकि वो कंपनी का एजेंट होगा और वो एजेंट उस पर्सन को भी जानता होगा। तो इस प्रमाण पत्र का प्रारूप की अगर बात करो तो कहता है प्रस्ताव फॉर्म पर ही प्रकाशित होता है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहीं पे होगा। सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसके बाद ये कहता है जब आपने प्रस्ताव पास कर लिया तो कंपनी उसमें निहित जो भी उसने जोखिम बताया उनको देखेगी और वो देखने के बाद सारी चीज़ों की चारों तरफ की कंडीशन की जो भी एनवायरनमेंट है उसका सर्वे करेगी। सर्वे के लिए क्या करती है, एक पर्सन को नियुक्त करती है कि जांच के लिए एक पर्सन नियुक्त कर दिया और उसे प्रस्ताव पत्र में दिए गए विवरण के लिए भी कहा जाएगा। फिर कहेगा जो जो उसने फॉर्म में एप्लीकेशन में डाला था उस सेट के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें उसको चेकआउट करने के लिए बोला जाता है, जो भी उसने सर्वेक्षक या आपका सर्वे करने वाला पर्सन को अपॉइंट किया। इसके बाद फिफ्थ में देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म, प्रस्ताव पत्र की स्वीकृति। जब बीमा कंपनी पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है प्रस्ताव पत्र की, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल फॉर्म, प्रस्ताव पत्र की क्या दे रखा उसने, स्वीकृति की, कैसे जो है आपका सारी चीज़ उसने वेरीफाई कर ली और उसे सही लगता है कि कोई दिक्कत नहीं तो एक्सेप्ट कर लेगी। बस संतुष्ट हो जाए तो कंपनी का जोखिम वो ले लेती है और अपने निर्णय में प्रस्तावकर्ता को दे देगी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और इस प्रकार फिर क्या अभी सारी आपकी जो है सक्सेसफुल हो जाएगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जिस तिथि पर आपने क्या किया प्रीमियम पेड किया है एडवांस वाला, उसी के बाद वो उस तिथि से ही क्या हो जाएगी, कंपनी है आपके लिए लाइबल हो जाएगी। इश्यू ऑफ कवर नोट, इसमें देखिए कवर नोट निर्गमित करना। कवर नोट अस्थायी और अंतरिम पॉलिसी है। कवर नोट क्या है अभी आपका अस्थायी और अंतरिम पॉलिसी है। जैसे ही प्रीमियम की पेमेंट कर दी जाएगी तो कंपनी का एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर या आपका जो सेल मैनेजर है वो कवर नोट को इशू करेगा। कवर नोट क्या है, वो आपको एक तरह से ये बताएगा कि उसने गारंटी ली थी ना, उस गारंटी का आप ये कह सकते हो एज अ प्रूफ आप मान सकते हो। तो वही चीज़ है, कवर नोट बीमाकर्ता को रिस्क की जो बदले में या जो इंश्योरर कंपनी है वो जो कंपनी रिस्क की कंपनसेशन के लिए बोल रही है उसके लिए बाइंड करता है, ठीक है, यानी कि वो पेड करेगी एक तरह से वो। इसके बाद कहता है इश्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। याद रखना कवर नोट क्या है, जोखिम की जो भी जोखिम हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगी। इसके बाद देखिए बीमा पॉलिसी निर्गमित। फिर इसके बाद क्या है, बीमा पॉलिसी निर्गमित करेगी और उसमें क्या होगा, सारी टर्म एंड कंडीशन यानी कि नियम और शर्तें हैं वो बताई जाएगी जिसके तहत उसकी पॉलिसी की गई है या नहीं, और जो भी आपकी कंपनी होगी और जो भी जिस भी पर्सन का है बीमा किया गया उन सब की सारी चीज़ें लिखी होगी, ठीक है, उत्तरदायित्व तो किसके क्या है, अधिकार क्या, उत्तरदायित्व तो क्या। इसके बाद देखिए अभी कहता है क्लेम प्रोसीजर। क्लेम प्रोसीजर क्या रहता है, जब आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो कैसे कैसे क्लेम किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। देखिए जब आप क्लेम लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, कहता है बीमा के अंतर्गत आपको ये चीज़ें, अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा तो ये पॉलिसी ये फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हानि की राशि की पूर्ति के लिए बीमा कंपनी को किया जाने वाला एक औपचारिक आवेदन है। तो एक तरह से आप फॉर्मल एप्लीकेशन डाल लो कि मुझे क्लेम आप दो, तो वो है आपका। तो सबसे पहले इसने बोला आपको क्या करना पड़ेगा, अग्नि का नोटिस या सूचना देनी पड़ेगी। क्लियर, कि जो भी लॉस हो रहा है या आग की वजह से हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीमित को जितना जल्दी हो सके आग से होने वाली जो भी आपका लॉस है उसको आप लिखित में कंपनी को दोगे, और सूचना उसके साथ साथ में आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि वही खड़े खड़े आप देखोगे नहीं, आपने कोशिश की उस चीज़ की भी आप डिक्लेरेशन दोगे, ठीक है। यह सूचना प्राप्त करने के बाद कंपनी इस बात की पुष्टि करेगी पॉलिसी जारी है या नहीं, फिर वो चेकआउट करेगी। इसके बाद देखो एंट्री इन द क्लेम रजिस्टर। स्वयं को पॉलिसी के प्रति संतुष्ट करने के बाद जब कंपनी ने देख लिया सारी चीज़ सही प्रेजेंट करी इस पर्सन ने, तो उसका नाम रजिस्टर कर देगी, जो भी क्लेम रजिस्टर है। एक दावा नंबर जो है वो क्या दे दिया जाएगा, जिसने बीमा कराया बीमित व्यक्ति को दे दिया जाएगा, और दावा रजिस्टर में उससे संबंधित
जो भी आपका क्लेम रजिस्टर उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। कहता है कि कंपनी जो आपका इंश्योरेंस एक्ट है 1938 उसकी सेक्शन 14B के अकॉर्डिंग भारत में हर एक जो इंश्योरर कंपनी है दावे का एक रजिस्टर रखती है। ठीक है, सेक्शन 1938 सॉरी एक्ट रहेगा इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन की बात करो तो 14B के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी के लिए इंश्योरर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो एक क्लेम के लिए रजिस्टर रखे, जिसमें वह हर एक दावे की हर एक क्लेम की क्या करेगी, डेट मेंशन करेगी, नाम व पता और दावे के भुगतान की तिथि का वर्णन करेगी। यदि दावा आपका अस्वीकार या कुछ भी हो जाता है तो वो भी आपका वर्णन किया जाएगा। इनके दावा अगर अस्वीकृत हो जाता, क्लेम को अगर स्वीकार नहीं किया गया तो उसकी डेट और उसके कारण दोनों को बताएगी। इसके बाद क्या करना है अभी, इशुएंस ऑफ क्लेम, क्लेम के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। इशुएंस क्लेम फॉर्म, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम फॉर्म जब दावा रजिस्टर में एंट्री हो जाता है तब क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बीमित जिस भी पर्सन ने इंश्योरेंस कराया था उसके लिए एक फॉर्म जो है वो इशू करना पड़ेगा। और जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कराया वो क्या करेगा, सारी जो भी इस फॉर्म में है वो सारी इन्फॉर्मेशन भर के और एक अनिवार्य है जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट बोले उसने वो सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके और कंपनी को दे दी। और प्रत्येक कंपनी का जो ये आपका क्लेम फॉर्म होगा ना वो अलग अलग होता है। साधारणतः कहता है क्लेम और दावाकर्ता से संबंधित सारी सूचना प्रकाशित करने के लिए प्राप्त, और वो उस वही है फॉर्म में सारे, जैसे आप एप्लीकेशन डालते हो जॉब के लिए तो आपकी सारी डिटेल भरते हो, वैसे ही क्लेम के लिए डालोगे तो सारी क्लेम से रिगार्डिंग सारी जो चीज़ें हैं वो आप शो करोगे। इसके बाद भी जब आपने एप्लीकेशन कर दिया तो अगले आएंगे चेकआउट करेंगे कि क्या सारी चीज़ें सही है या नहीं, अगले ने जो दावा किया वो है या नहीं। कहता है दावा फॉर्म प्राप्त करने के बाद कंपनी जो है लाइसेंस प्राप्त एक क्या करेगी, एक जिसके पास लाइसेंस है एक लाइसेंस वाले एक सर्वेक्षक को नियुक्त करेगी जो कि आपका हानि का अनुमान लगाएगा और हानि के कारणों का पता करेगा। सर्वेक्षक क्या करेगा, उस जगह पे जाएगा और सारे रीज़न फाउंड आउट करेगा और साथ में फोटोग्राफी के साथ में एक रिपोर्ट बनाएगा जो कि वो क्या है इंश्योरर कंपनी के पास प्रेजेंट करेगा। इसके बाद डिस्चार्ज भुगतान की रसीद दे देगी। ठीक है, सारी फॉर्मेलिटी जब पूरी हो जाएगी, रिपोर्ट को देखने के बाद जब कंपनी को संतुष्ट हो जाती है कि लॉस जो हुआ एक्चुअल में हुआ, तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद एक रसीद इशू की जाएगी जिस पे उसके हस्ताक्षर करने के बाद क्या कर दिया जाएगा, रसीद इशू करी कंपनी ने, जिसको पेड करने उसके साइन करवाए और दोबारा से कंपनी ने ले ली, यानी कि बीमाकर्ता को वापस लौटा दी। सिर्फ सारा कुछ ये इतने पैसे देने हैं और फिर वो उसके साइन करवा लेता है जिसको देने बीमित को या आप जिसका इंश्योरेंस करवाए इसको। इसके बाद पेमेंट ऑफ क्लेम, वही है पेमेंट ऑफ क्लेम आजकल तो ईसीएस के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू होने लगा, पहले मैनुअली होता था। भुगतान की राशि का वर्णन जो हो रहा वही क्लेम रजिस्टर में लिखा जाएगा और जो भी टाइम है या कहता है दावे की राशि का भुगतान समय पॉलिसी के पुनर्स्थान के लिए किया जाने वाले अनुपातिक, अगर आपने प्रोपोर्शनेट में किया है तो वो भी आप दिखाओगे, उसमें से अगर आपने प्रीमियम की अमाउंट थी तो वो माइनस कर दोगे। ठीक है, प्रोपोर्शनेट वाला रूल है, रिप्लेसमेंट वाला आपने पॉलिसी ले रखी है। देखो भुगतान करते समय पॉलिसी के पुनर्स्थापन के लिए किए जाने वाले अनुपातिक, आपने रिप्लेसमेंट करी है उस सेट की, जब आपने पेमेंट करे हो तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो भी आपने अनुपातिक प्रीमियम है उसके भुगतान की जो भी राशि होगी वो क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। और इसकी सूचना भी जो भी जिसका भी बीमा किया है उसको दे दी जाएगी। इसके बाद रिजेक्शन, अगर वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, वो उसे लगता है कि दावा झूठा है तो भी वो रिजेक्ट भी कर देगी, जरूरी थोड़ा ना हर बार वो सेटिस्फाई हो जाए। तो कब कब वो क्या है रिजेक्ट कर सकती, दावा झूठा होने पर और हानि आग लगने के कारण न हुई हो, यानी कि आपने आग का बीमा ले रखा और बीमा जो ले रखा वो जो आपको लॉस हुआ आग लगने के कारण नहीं हुआ, तब इस केस में भी आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैरीन इंश्योरेंस। ये कहता है सबसे पुराना है जो समुद्री बीमा है, समुद्री बीमा है या जो मैरीन इंश्योरेंस है वो काफ़ी पुराना है। मध्यकालीन युग से ये स्टार्ट हुआ था और इटली में 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, उत्तरी यूरोप में इसका। और फिर कहता है आधुनिक समुद्री बीमा नियम की उत्पत्ति मॉडर्न में जो आप मैरीन इंश्योरेंस के रूल रेगुलेशन है वो कहाँ से हुए है, मार्केटोरिया से हुए हैं। और 17वीं शताब्दी में जहाजी माल के बीमा का कार्य यूरोप ने समुद्री शिक्षा तक विकसित, मतलब समुद्री क्षेत्रों तक, यानी कि 17वीं शताब्दी में जहाजी माल, ये देखना 17वीं में सिर्फ जहाजी माल वाला बीमा आया जो कि यूरोपियन
क्षेत्रों से आपका स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 1688 में लंदन में पहला बीमा कंपनी, 1688 के अंदर लंदन में पहली इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई और यह लॉयड कॉफ़ी हाउस में आरंभ की गई। 1688 में लंदन में लॉयड कॉफ़ी हाउस में पहली बीमा कंपनी जो कि मैरीन से रिलेटेड थी। और भारत में पहली सामान्य बीमा कंपनी, भारत में अगर इंडिया की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस जो सबका करती है ना, सारे इंश्योरेंस आते हैं 1907 में, 1907 में। और कंपनी का नाम क्या रखा, इंडिया वाली जरूर याद रखना, 1907 में। और कंपनी का नाम रखा भारतीय भारतीय जहाजी बेड़ा बीमा लिमिटेड, भारतीय जहाजी बेड़ा बीमा लिमिटेड के नाम से हुआ। और भारतीय सरकार ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 में पास किया। क्लियर हुई बात, मेन जो याद रखना था। 1907 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे पहली हुई, जिसका नाम था भारतीय जहाजी बेड़ा, इंडिया में 1907 में, और नाम था आपका भारतीय जहाजी बेड़ा बीमा लिमिटेड। और अगर एक्ट की बात करें तो भारतीय सरकार ने समुद्री बीमा एक्ट 1963 के अंदर बनाया है। अभी कहता है समुद्री बीमा में जहाज से जो भी हानि होने वाली है, जहाज को होने वाली हानि या पानी से होने वाली हानि, ज़मीन हवा के कारण या जहाजी माल में होने वाली हानि को भी सारी लॉस आ जाएगा, चाहे वो जहाज से हो या जहाज में पानी में चलेगा जहाज उससे हो या वहाँ की ज़मीन से, हवा से, किसी भी कारण से या जहाजी माल में कोई भी लॉस होता है वो सारा आपका किस में, मैरीन इंश्योरेंस में इंक्लूड कर लिया जाएगा। या किसी भी जहाजी माल व्यवसाय के लिए अनिवार्य है, या किसी भी जहाजी मतलब कोई भी जहाज हो और जहाजी माल व्यवसाय के लिए ज़रूरी है, ठीक है। या जहाज के मालिकों के लिए भी अनिवार्य है। और मतलब जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस हम करवाते हैं ना, कंपलसरी कर रखा है, वैसे ही कह रहा है कि जहाजी माल जो है, अगर बिज़नेस वो कर रहा है जहाज के थ्रू तो उसके लिए करवाना ज़रूरी है, मालिकों के लिए भी ज़रूरी है। और कहता है समुद्री बीमा में अगर मैरीन इंश्योरेंस की बात करें तो 4 चीज़ें आपकी आती है। सबसे पहले आता है पतवार या जहाज, दूसरा आपका आता है जहाजी माल या जो आपकी वस्तु है उनका करा सकते हो, फिर थर्ड ये कहता है किराए का, और फोर्थ एलिमेंट ही कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व। तो समुद्री बीमा एक अनुबंध है, फिर भी इसे अनुबंध अधिनियम के सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होते। देखो वैसे तो कहता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी इस पर सामान्य अनुबंध के रूल जो है इसके ऊपर लागू नहीं होते। क्लियर, कौन सी चीज़ें याद रखें, 1907 में बनी थी भारतीय जहाजी बेड़ा बीमा लिमिटेड, पहली एक्ट बना था समुद्री बीमा अधिनियम 1963 के अंदर। 4 इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी, किसी भी वजह से मैरीन के अंदर पानी की वजह से, हवा के कारण, नमी के कारण, किसी भी कारण माल में लॉस हुआ है, जहाज में लॉस हुआ, वो आ जाएगा। फिर इसने कहा मालिकों के लिए करवाना ज़रूरी होता है, और अगर आपका क्या करो जहाजी माल का व्यवसाय करे उसके लिए भी करवाना ज़रूरी होता है। एलिमेंट की बात करें तो जहाज है, वहाँ का माल है, किराया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट है बट इस पे एक्ट सामान्य जो अधिनियम है वे लागू नहीं होते। अब दे रखा है इसका मीनिंग, समुद्री बीमा समुंदर में वही जो भी वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उनके आंतरिक व्यापार के अंदर कहता है कि काफ़ी रोल प्ले करता है। और समुद्री बीमा कंपनी और बीमित के बीच में, वही है जो कंपनी है और जिसने बीमा करा उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अंतर्गत जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, जहाज या जहाजी माल के मालिकों को समुद्री जोखिमों से बचाने वाले होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का दायित्व देती है। ठीक है भाई, समुद्री बीमा करवा रहे तो समुद्री उसके अंदर उनको गारंटी देगी ना कि आपका जहाज में या जहाजी माल में जो भी आपका लॉस होगा उसकी क्षतिपूर्ति का, इंडेमनिटी के लॉस का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये आपका एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ लेना भाई सेक्शन 213B में। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस, ये देखिए ये करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा हल इंश्योरेंस, ह्यूल इंश्योरेंस, पतवार बीमा। इसके अंदर क्या हुआ, जलयान इसके संसाधन जैसे कि फर्नीचर, मतलब जहाज है उसके जो भी चीज़ें हैं ना, फर्नीचर है, फिटिंग है, औजार है, ईंधन आदि का बीमा किया जाएगा। और ये जो है जहाज के मालिकों द्वारा लिया जाएगा, जिसकी जहाज है वही लेगा भी अपने जहाज का बीमा। दूसरा कहता है जहाजी माल का बीमा, कार्गो इंश्योरेंस कहते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज आप भेज रहे हो वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ही जहाज कर्मियों और यात्रियों के सामान का भी बीमा किया जाता है। तो जो पर्सन जाएंगे अपना सामान भेजेंगे या जो भी वहाँ पर काम करने वाले होंगे या जो यात्री होंगे उनके सामान का बीमा किया जाएगा कार्गो में। सीधी सी बात है, सामान का। फ्रेट का मतलब किराए का आपने किया है, नाम से ही पता चल रहा है कि बीमे में भाड़े से संबंधित हानि
प्रति सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साधारणतः क्रेता वस्तुएं प्राप्त होने पर भाड़ा देता है। नॉर्मली आपको पता है कि शिप के अंदर जब आपको चीज़ें मिल जाएंगी तभी वो क्या करेगा, भी आपको पेमेंट करेगा रेंट की। तो जहाज़ के रास्ते में, जहाज़ अगर रास्ते में खो जाए, गुम हो जाए, तो जो जहाजी कंपनी भाड़े का भुगतान करने में समर्थ नहीं होती। ठीक है, मान लिया ये बात है कि आपने मान लिया एक जगह से दूसरी जगह पे माल भेजा है, ठीक है, तो अगला पेमेंट कब करेगा, जब अगले के पास माल पहुंच जाएगा तभी पेमेंट करेगा। और रास्ते में क्या हो जाए, उस पर खर्चा तो लग रहा है, लेकिन रास्ते में जहाज जो डूब जाए या खो जाए तो उसका किराया तो पेड करा है ना। तो किराया जो पेड करा है वो जिस कंपनी की जहाज है वो इसमें समर्थ नहीं होती कि वो उस चीज़ की पेमेंट कर सके, क्योंकि उसका काम तो भेजना है। तो उस केस में उसे बचने के लिए, इस प्रकार के लॉस से बचने के लिए आप क्या करते हो, फ्रेट इंश्योरेंस करवाते हो कि कहीं अगर वो कंपनी मतलब जहाज जो है वहाँ तक ना पहुँचे तो जो माल भेजा था उसकी किराए का जो भी चार्जेस होगा वो जो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। इसके बाद है लायबिलिटी। इस प्रकार के बीमा जहाज के डूबने, जहाज अगर डूब जाए या उसके कोई और घटना हो जाए, इसके कारण थर्ड पार्टी के प्रति दायित्व के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, जहाज के डूबने से यानी किसी भी घटना के कारण तीसरे पक्षकार को, थर्ड पार्टी को कुछ भी हो जाए तो उसके प्रति दायित्व की हानि आप लेते हो। जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल लेते कि आपने गाड़ी का बीमा करवा रखा थर्ड पार्टी वाला, तो बस ही बात है कि आपने गाड़ी ड्राइव की और उसकी वजह से किसी को एक्सीडेंट हो गया तो थर्ड पार्टी की डेथ हो जाती है, तो उस थर्ड पार्टी की पेमेंट कौन करता है, आपका जो लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी। तो वही इसके सेम केस है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, ये तो क्या था, टाइप ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। इसके बाद क्या दे रखा है, टाइप ऑफ मैरीन इंश्योरेंस के बाद समुद्री बीमा के प्रकार। या अब है पॉलिसी के प्रकार। ये तो बीमा के प्रकार थे, 4 तरह के हमने पढ़ लिए, या तो जहाज़ का करवाया, या उसने सामान का कराया, या भाड़े का करवाया है, या फिर उसने लायबिलिटी का करवाया थर्ड पार्टी से रिगार्ड। इसके बाद है आपका बात है पॉलिसी। सबसे पहले यात्रा पॉलिसी। इस पॉलिसी में एक विशेष यात्रा का जोखिम नहीं तो होता है, यानी कि स्पेशल जहाँ पे जा रहे हो उसके लिए अगर आपने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर पॉलिसी लिखी जाती है तो आप आ जाए। इस प्रकार की पॉलिसी में समय का ध्यान, टाइम की कंसीडर नहीं की जाती कि जैसे उसमें होता था नॉर्मली 10 साल के लिए, 4 साल के लिए। यहाँ पर आपने जाने के लिए पॉलिसी करवाई है, वहाँ आप पहुँचने से पहले कितना ही टाइम लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने तक का जो भी रिस्क है उसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया होता है। इस जोखिम जहाज़ के चलाना आरंभ करने से आरंभ होता है। इसमें क्या होगा, रिस्क कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ जहाँ से आपका चलना स्टार्ट हुआ ना जहाज, वहाँ से रिस्क स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ वो पहुँचना है उसका एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक रिस्क रहता है। तो इस पॉलिसी में जो भी जहाजी माल के लिए ली जाती है, किसके लिए ली जाएगी पॉलिसी, जो भी आपने माल भेजा जहाजी माल के लिए ली जाएगी, और यह बीमा वस्तुओं को उतारते तथा पुनः जहाज में चढ़ाने तक जारी रहता है। मतलब आपने एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा, तो यहाँ से वो लेके गया है और वहाँ पर जब उसने उतार दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने सेफली अगर उतार दिया तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ख़त्म हो जाएगी। वो यात्रा पॉलिसी में या वॉइस पॉलिसी में आपको याद रखना है कि आपका जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से रिस्क स्टार्ट हो गया, शिप को चलाना, जहाँ पर पहुँचे वहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, जैसे आपने नेक्स्ट में चढ़ा दिया उस सामान को। और गुड्स के लिए नॉर्मली ये किया जाता है। इसके बाद टाइम पे यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता। टाइम पॉलिसी में क्या होगा, एक निश्चित टाइम के लिए आपने लिया तो उसे समय पॉलिसी कहा जाएगा। इसमें क्या होगा, उस टाइम के दौरान कोई भी अगर आपकी समुद्री घटना होती है, समुद्री घटना से संबंधित सारे रिस्क इसके अंदर शामिल हो जाएंगे टाइम पॉलिसी के अंदर। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो 1 साल के लिए जो आपका टाइम पॉलिसी ली जाती है, और 1 साल के बाद अगर चाहो तो वही रिन्यू कराओगे। इस पॉलिसी में पुनरारंभ वाक्य भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी यात्रा पूर्ण होने तक जोखिम निहित रहेगा। मतलब अगर ये है पुनरारंभ वाक्य अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर 1 साल हो जाए लेकिन फिर भी आपकी यात्रा कंटिन्यू है तो भी आपका जोखिम उसके अंदर निहित रहेगा। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी यात्रा पूर्ण होने तक, 1 साल का टाइम पीरियड हो गया लेकिन उसकी जो जर्नी थी वो कंप्लीट नहीं हुई तो भी आपका रिस्क शामिल होगा। और इस वाक्य के अतिरिक्त अन्य वाक्य और भी वाक्य जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि हित है, भाड़ा है, प्रीमियम है, ये भी निहित हो सकते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। इसके बाद मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड में क्या आएगा, भाड़ा, आपका रेंट भी शामिल हो जाएगा और टाइम पॉलिसी, इन दोनों का मिश्रण की बात कर दोगे तो मिक्स हो जाएगी। इसके अंतर्गत एक विशेष यात्रा के अंदर जो भी टोटल टाइम का रिस्क है सारा रिस्क आ जाएगा, जो भी भाड़ा वो भी शामिल हो जाएगा। इसके बाद है वैल्यूड पॉलिसी। इसमें क्या है, ये वो पॉलिसी है जिसमें
विषय वस्तु का मूल्य निर्दिष्ट होता है, यानी कि जो भी आप चीज़ करवा रहे हो उसकी वैल्यू आपको पता होती है, और यह मूल्य अनुबंध करते समय बीमा करते या बीमित दोनों द्वारा स्वीकृत तो होता है। ठीक है, भी आप इस प्राइस का, इस चीज़ का इतनी वैल्यू पे आप बीमा करवा रहे हो तो दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, जो कंपनी है और जिसने करवाया है, और इसका वर्णन पॉलिसी, जो भी आप पॉलिसी कराओगे उसके अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको गिवन है अनवैल्यूड पॉलिसी। अनवैल्यूड पॉलिसी में क्या है कि यह मूल्यांकित पॉलिसी के विपरीत होता है। इसका अर्थ है विषय वस्तु का, जिसका भी आप करा रहे हो ना, उसका प्राइस आपको निर्दिष्ट नहीं, उसका प्राइस जो है बच्चे वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी जैसे नाम से ही पता चल रहा है चेंज होना, तो वह चलायमान है जिसमें केवल राशि का, अमाउंट का ही, चलायमान पॉलिसी वह है जिसमें केवल राशि का वर्णन होता है। अनुबंध में जहाज का नाम, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका जहाज का नाम है, विवरण, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तथा अनुवर्ती घोषणाओं के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी चीज़ें आपकी छोड़ दी जाएंगी, तो आप ये याद रखिए सिर्फ अमाउंट लिखी होगी भाई, इतनी अमाउंट का आपने बीमा करवाया हुआ है, तो उसमें जहाज का नाम है या बाकी चीज़ें हैं वो नहीं होती, सिर्फ अमाउंट है। तो यह पॉलिसी उन व्यापारियों के लिए अच्छी जो अधिकतर जहाज, मतलब बहुत सारे जहाज हैं, तो वो कह रहा है उनके लिए अच्छी है जहाँ पर अधिकतर जहाज द्वारा माल बेचते हैं, तो उन्होंने सीधा बीमा करवा लिया, उन्होंने किसी जहाज का नाम लिया। जैसे ही जहाज में माल चढ़ाया जाता है वैसे ही व्यापारी जहाज का नाम और वस्तु का मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। तो जब वो माल वहाँ पे चढ़ाएगा ना जहाज में, तब आपको पता चलेगा 20 जहाज में मैंने सीधा ही बीमा ले लिया, उसने, उसको नहीं पता भी जहाज का कौन सा है, जब वो चढ़ाएगा तब उसको पता चलेगा। तो घोषणा के आधार पर पॉलिसी के मूल्य में कटौती हो जाती है, तो जैसे ही वो बताएगा उसके आधार पर आपका प्राइस क्या होगा, सेट होगा या कटौती होगी, इसकी डिस्काउंट होगी। पॉलिसी तब तक जारी रहेगी जब तक यह मूल्य घटकर शून्य ना हो जाए। आ गया अभी समझ में? कहता है डिक्लेरेशन के बेस पे, घोषणा के बेस पे पॉलिसी के मूल्य में, पॉलिसी जो है पॉलिसी की वैल्यू में कमी होती रहती है या कटौती होती रहती है, और जब तक ये चलता रहेगा, फ्लोटिंग जो है पॉलिसी है, जब तक कि आपका मूल्य घटकर 0 ना आ जाए। इसके बाद देर का कार्गो पॉलिसी नाम से ही पता चल रहा है जिसके लिए ली जाएगी, जिसमें एक विशेष जहाजी माल के लिए ली जाती है। ठीक है, एक स्पेशल जहाज के लिए ली जाती है। प्रीमियम की राशि जहाजी माल के मूल्य और औसत उस पोत यात्रा में निहित जोखिम के आधार पर निर्धारित होगी। आपने किसके लिए? उसके माल के मूल्य के लिए और उस पोत यात्रा में निहित जोखिम के आधार पर। समझ में आई बात? जहाजी माल के लिए ली जाती, ले तो जाती माल के लिए। अब वैल्यू कितना डिसाइड होगा, प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी? प्रीमियम की देखो कार्गो पॉलिसी है तो माल के लिए ली जाएगी, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, माल के लिए लिए। पॉलिसी का प्रीमियम किस पे डिपेंड होगा? जो उस चीज़ की वैल्यू है जहाजी माल के ऊपर। दूसरा आपको देखना है उस पोत यात्रा में, यानी कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पर रिस्क कितना है, रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, उसके आधार पर डिसाइड की जाएगी। इसके बाद आपका दाव पॉलिसी या वेजरिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या कह रहा है? समान पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है, इसको बोलते हैं कि समान पॉलिसी बोलते हैं। वेजरिंग या दाव पॉलिसी को आप क्या नाम जानते हो? समान पॉलिसी के नाम से भी जानते हो। एक बीमा अनुबंध में बीमित का बीमा योग्य हित आवश्यक होना चाहिए। आपको पता ही है बीमित योग्य हित, यानी कि अगर वो नहीं होगा तो उसको हानि नहीं होनी चाहिए, ये मतलब होता है। जहाँ भी योग्य हित आ जाए तो मतलब उसको कोई ना कोई आर्थिक हानि होनी चाहिए। परंतु यदि बीमा योग्य हित नहीं है तो भी अनुबंध किया जाता है तो इसे दाव पॉलिसी कहा जाता है। समझ में आई बात? जैसे हमने हर जगह पे ये पढ़ा कि कहीं भी अगर वो इंश्योरेंस करा रहा था तो उसमें उसका हित होना चाहिए था, बीमा योग्य हित होना चाहिए था, तो वो इंश्योरेंस करवा पाता था। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है ऐसी चीज़ का भी करवा सकता है जिसमें वो उसका हित नहीं होता, उसने कोई चीज़ भेजी है, बट वो आपकी कौन सी हो जाएगी? अगर ऐसी चीज़ का आपने कराया है जिसका आपका हित नहीं है तो, परंतु यदि बीमा योग्य हित नहीं है फिर भी अनुबंध किया जाता है तो उसे बोला जाता है दाव पॉलिसी। इस प्रकार की पॉलिसी को कानून द्वारा मान्यता नहीं होती, लेकिन कानून जो है इस तरह की पॉलिसी नहीं वैलिड करता है तो इलीगल मानी जाती है आपकी वेजरिंग पॉलिसी, कि आपका हित नहीं है फिर भी आपने उसके लिए पॉलिसी ले ली। ब्लैंकेट पॉलिसी, आवरण पॉलिसी, इसमें क्या होगा? संरक्षण की अधिकतम राशि। देखिए इस पॉलिसी के अंतर्गत जो ब्लैंकेट पॉलिसी है, संरक्षण की अधिकतम अपेक्षित राशि का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, संरक्षण की अधिकतम अपेक्षित राशि का अनुमान लगाया जाएगा, यानी कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षित अमाउंट है या एक्सपेक्टेड अमाउंट है संरक्षण की, सेफ्टी की, वो आपकी देखी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। इस राशि का क्रय पूर्ण रूप से किया जाता है।
ठीक है, पूरी तरह से आप देखोगे, क्रय करोगे, तथा प्रीमियम की राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। पहली बात तो उसने यहाँ पे नोटिस करी, संरक्षण की अधिकतम अपेक्षित राशि कि कितनी राशि है, अपेक्षित राशि एक्सपेक्ट करी है आपने संरक्षण के लिए, वो अनुमान लगाया। फिर ये कहता है और उस राशि का क्या किया, क्रय पूर्ण रूप से किया, पूरी कंप्लीटली आप करोगे, और फिर आपने क्या करी है, जो आपकी पेमेंट करनी होती है प्रीमियम की एडवांस पेमेंट, वो करी है। और बीमित वस्तुओं की, इसमें क्या होगा, जो भी आपने बीमा करा उनकी वस्तु है, प्रकृति है, बंदरगाह, सारी चीज़ें आप पूरी तरह डिक्लेयर करोगे, विभिन्न स्थानों आदि के बारे में सारी आप विस्तृत रूप में घोषणा करनी चाहिए। और भुगतान की गई प्रीमियम की अमाउंट, पॉलिसी जो आप प्रीमियम की अमाउंट पेड करोगे, वो पॉलिसी के टाइम पीरियड के अंत में ही जो भी प्रीमियम पेड करे, वो आपका पॉलिसी जब कहता है राशि, प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की अमाउंट जो है वो टाइम खत्म होने के बाद, पॉलिसी का जितने की आपने पॉलिसी लिया है वो टाइम खत्म होने के बाद ही समायोजित या एडजस्ट करी जाती है। यदि बीमा के विभिन्न शुल्क भुगतान किए गए प्रीमियम से कम है, मतलब आपने जो प्रीमियम पेड किया है वो तो कम है, और जितने आपने चार्जेस पेड करे थे वो ज़्यादा हैं, आपने जो भी चार्जेस पेड करे हैं बीमा के, क्योंकि इसने कहा लास्ट में पता चलना ना कि कितनी अमाउंट होगी, तो कह रहा है जो भी बीमा के डिफरेंट आपने चार्जेस पेड किए हैं, अगर वो प्रीमियम से कम है, अपने जितने का प्रीमियम करवाया है, उस जितना आप प्रीमियम पेड कर रहे हो उससे कम है, तो शेष राशि का भुगतान, तो शेष जो भी आपके अमाउंट है वो किसको दे दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके चार्जेस तो ज़्यादा रहेंगे और प्रीमियम आपका कम था, तो जितने ज़्यादा वो चार्जेस थे उसका डिफरेंस लेके और वो किसको, जिसने बीमा कराया उसको दे दिया जाता है, क्योंकि उसने शुल्क तो ज़्यादा पेड कर दिए, प्रीमियम की अमाउंट कम थी। तो यदि यह शुल्क, अगर वो शुल्क ज़्यादा है प्रीमियम की, तो उल्टा हो जाएगा, तो बीमित क्या करेगा, कंपनी को दे देगा। शुल्क ज़्यादा है तो बीमित दे देगा, प्रीमियम ज़्यादा है शुल्क से तो फिर कंपनी दे देगी उसको। इसके बाद देखो पोर्ट रिस्क पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या वे जोखिम होते हैं जो कि बंदरगाह पर लंगर डालने के समय होते, ठीक है, अभी लंगर डालोगे पोत के बंदरगाह पर लंगर डालने के टाइम पे होते हैं, वो बंदरगाह पॉलिसी हो जाएगी। ब्लॉक पॉलिसी में क्या कहोगे कि समुद्री पॉलिसी ज़मीन पर होने वाले जोखिम के लिए निर्गमित है, ज़मीन पर जो भी आपका रिस्क आएगा इसे ब्लॉक पॉलिसी कहा जाएगा। और इस पॉलिसी उस समय, ये पॉलिसी कब आपकी यूज़फुल होगी, जब आप गुड्स को रेल से, सड़क यातायात द्वारा जहाज़ तक भेजते हो। समझ में आई कि डायरेक्ट तो वो जहाज़ में नहीं आएगी, उनको पहले कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि जरूरी सारे उद्योग आपके शिप के पास थोड़ी ना अवेलेबल होते हैं, वो कहीं जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चर होगा वहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट में, ट्रक वगैरह में या गाड़ी वगैरह में, वहाँ से आप भेजते हो, फिर वो शिप में जाता है। तो जो आप वो ट्रक और सड़क में जा रहा था ना, सड़क के थ्रू जा रहा था, वो आपका जो रिस्क था उसको जो लेगा वो ब्लॉक पॉलिसी में आ जाएगा, ज़मीन पर होने वाले रिस्क का, क्योंकि पानी वाला तो फिर आपका मैरीन में उसमें आ गया था। फ्लीट पॉलिसी में देखो, एक पॉलिसी एक ही मालिक के स्वामित्व में होने वाली कई जहाज़ों के लिए होते हैं, मतलब बहुत सारे जहाज हैं, तो उसने क्या कर लिया, एक ले लिया, तो वो आपका फ्लीट पॉलिसी हो जाएगी, चाहे वो किसी पे लॉस हो, वो आ गया, ठीक है। एक पॉलिसी एक ही मालिक के स्वामित्व में होने वाले कई जहाज़ों के लिए, 10 जहाज एक बंदे पे, एक उसने पॉलिसी ले ली, फ्लीट पॉलिसी आ गया उस पर। इसके बाद देखो कंपोजिट पॉलिसी, यदि पॉलिसी एक से अधिक बीमाकर्ताओं से ली गई तो उसे मिश्रित पॉलिसी कहा जाएगा। अब कंपनी जो कहता है एक से अधिक बीमाकर्ताओं से, एक से ज़्यादा कंपनी से आपने ली है ना, जैसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट वाला पहले पढ़ रहे थे हम, वही चीज़ है, तो फिर भी वो आपका क्या आ जाएगा, आपका कंपोजिट पॉलिसी आ जाएगा, एक से ज़्यादा कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवा रखा, और प्रत्येक जो आपका कंपनी होगी उसकी जो लायबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। इसके बाद देखिए क्या क्या जो कंडीशन है वो फॉलो करनी होती है आपको जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो मैरीन पॉलिसी कंडीशन में। देखिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखिए जोखिम वाक्य, रिस्क क्लोज। इस वाक्य में वह जोखिम सम्मिलित होता है जो कि पॉलिसी में निहित तो होता है। पॉलिसी के अंदर जो भी रिस्क होगा वो इस रिस्क क्लोज में दिखाओगे। विभिन्न प्रकार के जोखिम, सारे रिस्क लिख दिए भी इसने, देखो ठीक है।
बारिश से, गर्मी से, टूट फूट होने से, ये सारे रिस्क जो है सारे इसमें आ जाएंगे, पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो कहता है जोखिम पॉलिसी पर लिखने चाहिए। जो भी रिस्क आएगा पॉलिसी के अंतर्गत सम्मिलित, पॉलिसी के अंदर जो जो आप रिस्क कवर करवा रहे हो वो सारे लिखने चाहिए। रिस्क क्लोज में सिर्फ ये है, सारे रिस्क आप उसमें लिख के दोगे और कुछ नहीं है। सेकंड कहता है जनरल एवरेज क्लोज, इस वाक्य में औसत और बचाव प्रभार सम्मिलित होगा। औसत और बचाव चार्जेस जो होंगे वो सम्मिलित होंगे। इसका समायोजन और निर्धारण माल संविदा के अनुबंध और नियंत्रण नियमों द्वारा किया जाए। ये कहता है इसकी कितना आप डिसाइड करोगे, एडजस्टमेंट और डिसाइड जो होगा ना डिटर्मिनेशन, समायोजन यानी कि आपकी एडजस्टमेंट या फिर डिटर्मिनेशन, वो किस पे डिपेंड होगा, माल संविदा पे, माल के जो अपने कॉन्ट्रैक्ट है उसके माल संविदा के अनुबंध पे तथा उसके नियंत्रण के नियमों पे डिपेंड होगा। ये वाक्य पॉलिसी के अंतर्गत सम्मिलित जो किसी भी जोखिम द्वारा हुई हानि के कारण के संबंध में किए जाने चाहिए। जो आपका वाक्य पॉलिसी आया था ना कि कोई भी 3-4 काफ़ी सारे दे रखे थे, उसमें कहा था किसी के लिए भी, वो सारा आपका आ जाएगा, वाक्य पॉलिसी वाला हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो वही चीज़ इसने बोला वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद ये कहता है एक्सक्लूसिव पॉलिसी। एक्सक्लूसिव पॉलिसी में क्या कहा इसने, ये ऐसे, इस वाक्य में ऐसे आप जो रीज़न है वो शामिल करोगे जो कि पॉलिसी के अंडर सम्मिलित नहीं होते, नॉर्मली पॉलिसी के अंदर नहीं आते, यदि दावा उनमें से किसी कारण से किया गया है। ऐसे आएंगे रीज़न जो पॉलिसी के अंदर नहीं है एक्सक्लूसिव क्लोज में। तो अगर कहता है इस वाक्य में ऐसे कारण की सूची होती है, ऐसे रीज़न होते हैं इसमें जो कि पॉलिसी के अंदर आपके शामिल नहीं है। आपने इंश्योरेंस करा रखा लेकिन जो भी रीज़न है वो आपकी उस पॉलिसी में मेंशन नहीं है जिसके लिए आप कर रहे हो क्लेम। तो यदि दावा उनमें से किसी कारण से किया जाता है तो वह भुगतान योग्य नहीं माना जाएगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि जो पॉलिसी में मेंशन था वो कंपनी तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे ना। अगर आपने फालतू की चीज़ से कह दिया, देखो जैसे उसने बोला, देखो सामान्यतः कारण अपवर्जित है, यानी कि जो रीज़न आपके वैलिड नहीं होते जिनकी वजह से आप क्या, जिन कारणों को आप इंश्योरेंस वाले क्लेम के अंदर शामिल नहीं कर सकते, जानबूझकर बुरा आचरण या पैकिंग ठीक प्रकार से न करना, देरी होना, साधारण लीकेज आदि, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये पॉलिसी में मेंशन नहीं थी और फिर भी पॉलिसी में मेंशन नहीं है ये सारी चीज़ें। आप कहो कि मेरा इसकी, आपने पैकिंग सही नहीं करी, देखो एक एग्जांपल, पैकिंग सही नहीं करी, आपका क्या सामान खराब हो गया, आपका वहाँ पर मेंशन नहीं थी ना पैकिंग के कारण ऐसा हो जाएगा तो आपको क्लेम मिलेगा, और आपने वहाँ पर क्लेम के लिए बोला कि मुझे क्लेम दो, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो है वो आपकी गलती है ये, ठीक है, आपकी गलती है कि आपने पैकिंग सही से नहीं करी। तो इसमें यही है कि जो टर्म और कंडीशन पॉलिसी में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही क्लेम मिलेगा, आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो नहीं होगा। ट्रांजिट क्लोज या मारक वाक्य में क्या है, इस वाक्य के अनुसार बीमा तब आरंभ हो जाता है जब वस्तुओं को गोदाम में से निकाला जाता है और तब तक जारी रहता है। मतलब जब उसने स्टार्ट किया है, गोदाम से निकाला और जब तक उसके पास पहुंच ना जाए तब तक वो बीमा जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा बस, ठीक है, जब तक भी आगे जहाँ पहुँचाना है जिस गोदाम में वहाँ तक ना पहुँच जाए। इसके बाद दे रखा आपको वैल्यूएशन क्लोज, मूल्यांकन वाक्य। इस वाक्य में बीमित वस्तु का मूल्य लिखा जाएगा, मूल्यांकन है तो आप समझ लेना प्राइस लिखा जाएगा, तो उसकी वैल्यू आप लिख दोगे जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम दोनों ही पार्टी इस पे एग्री होंगे कि इतनी अमाउंट पे हम खुश हैं, तभी वो होगा, ठीक है। दावे की राशि उस मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो क्लेम की अमाउंट है वो इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है प्रीमियम क्लॉज। इस वाक्य में कहता है जोखिम के लिए, इस वाक्य में रिस्क के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम की अमाउंट का वर्णन है। प्रीमियम क्लॉज में क्या होगा, इस वाक्य में जोखिम के लिए दिए जाने वाले, रिस्क के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम की अमाउंट का वर्णन होता है। जो भी रिस्क के लिए आपने प्रीमियम है, इस वाक्य में जोखिम के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम की, जो भी प्रीमियम क्लॉज में सिर्फ ये है भी जोखिम के लिए जो भी आपका प्रीमियम दिया जाएगा ना वो भी आपका वहाँ पर मेंशन होगा। एक सेकंड देखो, रिस्क के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम की राशि कितनी, आप रिस्क के लिए प्रीमियम की अमाउंट है वो आप मेंशन करोगे। प्रीमियम की इस राशि का भुगतान बीमी द्वारा अनुबंध करते समय किया जाए। आपको पता ही है जो कंपनी तभी स्टार्ट होता है ना बीमा जब आप उसके एडवांस जो प्रीमियम की अमाउंट है वो एडवांस में पेड कर देते हो, तो वही बात इसने बोली है। अन्यथा जोखिम का उत्तरदायित्व तो नहीं लेगा, बस ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि जब प्रीमियम की एडवांस पेमेंट करोगे तभी आप वहाँ पे माना जाएगा। इसके बाद है आपका अधित्याग या वेवर क्लोज। इसमें क्या कहता है अभी,
इसका अर्थ है वस्तुओं के संरक्षण के लिए या वस्तुओं को जल दस्यु से बचाने के लिए बीमित, यानी कि आपने चीज़ों को जल से, पानी से बचाने के लिए अगर बीमा करवाया है अथवा बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले उपाय का अधित्याग नहीं माना जाएगा तो किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। देखिए कहता जो भी आपने वस्तुओं के संरक्षण के लिए या वस्तुओं को जल दस्यु से बचाने के लिए बीमित, बीमाकर्ता द्वारा किए जाने वाले उपाय का अधित्याग नहीं होगा, वो किसी मतलब उसको वो फिर क्लेम देना ही देना पड़ेगा। इसमें यही कह रहा है कि आपने अगर उसके बचाने के लिए किया ना तो जो भी कंपनी है वो अपना मना नहीं कर सकती, अधित्याग नहीं माना जाएगा यदि किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, मतलब किसी पे भी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं पड़ेगा। जिस भी चीज़ के लिए करा रहा है उसके लिए तो क्लेम देना ही पड़ेगा, वो कंपनी मना थोड़ी ना, अपने ओब्लिगेशन से मना नहीं कर सकती, ये याद रखना, ये है इसका मतलब। इसके बाद है टक्कर वाक्य। टक्कर वाक्य में क्या कहता है कि बीमा करता है ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी होगा जो कि एक जहाज के दूसरे जहाज से टकराने के कारण हुई है। कंपनी अगर ये करवा रखा तो इसका मतलब कंपनी जो इंश्योरर कंपनी वो लाइबल होगी अगर जो लॉस वो किसकी वजह से हुआ कि एक जो जहाज वो दूसरी से टकरा गई उसके लिए। इसके बाद है कंटिन्यूशन क्लोज। इस वाक्य के अनुसार पोत पर बीमा यात्रा पूरी होने तक जारी रहेगा यद्यपि बीमा की समयावधि, वो जो मैंने बताया था ना, अगर आपने जर्नी के लिए कंटिन्यूशन क्लोज ये कि टाइम अगर ख़त्म हो गया बीमा का लेकिन जर्नी अभी भी जारी, 1 साल के लिए आपने बीमा कराया था, साल तो ख़त्म हो गया तो आपकी वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए, बट इसमें क्या होगा आपकी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि वो आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। जब आपकी जर्नी ख़त्म होगी तभी आपका ये ख़त्म होगा, ये टाइम वाला बोला था इसने कंटिन्यूशन क्लोज। इसके बाद देखिए आपका इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज क्या है। यदि बीमित की मशीन को बीमित जोखिमों से किसी भी कारण क्षति होती है, ठीक है, बीमित की मशीन को जो भी आपकी है बीमा जिसका करवा रहे वो जो मशीन को जो भी आपने रिस्क लिया किसी भी कारण से अगर लॉस होगा तो क्या किया जाएगा, पेमेंट राशि रिप्लेसमेंट कॉस्ट या आपकी रिपेयरमेंट कॉस्ट से अधिक नहीं होगी। तो आप सिर्फ रिप्लेसमेंट कॉस्ट पेड करोगे आपके रिपेयरमेंट की, यानी कि आप पूरी की पूरी मशीन आपको दे दी जाएगी, दैट्स इट। शो एंड लेबर क्लोज ये कहता है कि इसके अनुसार यह वाक्य जिसमें अनुसार या आप एक्सपेक्टेशन करोगे कि हानि होने से रोका जाए या हानि को कम करने की कोशिश की जाए। इसके अनुसार बीमित को हानि मतलब वही कि आप जहाज़ डूब रहा है तो आप ये सोचो भी हाँ कोई इशू नहीं है, माल ख़राब हो रहा है तो मैं रोकूँ ना क्योंकि मैंने बीमा करवा रखा है। तो जो आप कर सकते हो आप करने की कोशिश करोगे, ये बात है। प्रयत्न करने में व्यय की गई उचित राशि प्राप्त करने का अधिकार, और उसने उस लॉस को ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा जो हो रहा है, अगर इंश्योरर जो बीमा करवा रखा है उसने कुछ खर्चा किया है तो वो भी हानि को कम करने के लिए अगर कोई भी खर्च किया है तो वो क्या कंपनी से लेने का राइट रखता है, शो एंड लेबर क्लोज में। इसके बाद इंसॉल्वेंस एक्सक्लूजन क्लोज में दिवालिया बहिष्करण। इस वाक्य के अनुसार बीमा करता जो भी आपका कंपनी है ऐसी किसी हानि या नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी जो कि प्रेषित के दिवालिया यानी कि जिसने माल भेजा है वो दिवालिया हो, प्रेषित के दिवालिया होने के कारण या वित्तीय त्रुटि के कारण हुई है। मतलब जो बाकी लॉस थे ना, डूब गया ये हो गया ये हो गया, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, अगर आपका जो माल भेजने वाला है वो पागल हो गया या उसकी कोई फाइनेंशियल मिस्टेक है उसके लिए जो कंपनी वो लाइबल नहीं होगी। इसके बाद देखिए ये बात मैंने बताई थी कि आपको प्रीमियम की अमाउंट पेड करनी होती है और 1938 और 64 VB की अकॉर्डिंग जब प्रीमियम की अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। बस वही बात बोली इसने, व्यवसाय का तब तक नहीं लेगा जब तक कि वो उसको प्रीमियम की अमाउंट नहीं देगा। और जो प्रीमियम की कोई भी जोखिम है, कोई भी जोखिम जिसका प्रीमियम पहले से फिक्स किया जा सकता है उसकी स्वीकृति उसी तिथि से पहले नहीं की जाएगी जिस तिथि पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। एक्सेप्ट पहले से किया हो, लेकिन जब प्रीमियम जिस डेट पे आपका प्रीमियम एक्सेप्ट होगा ना, प्रीमियम दिया जाएगा, प्रीमियम की पेमेंट की जाएगी,
उसी से माना, जिस दिन प्रीमियम मिलेगा उसी दिन आपका वो स्वीकार होगा, जब पहले कोई तिथि हो। पॉलिसी के रद्द करने या परिवर्तन करने पर यदि कोई प्रीमियम की राशि दे बनती है तो भी वापस उसको वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने वो कैंसिल ही कर दिया बीमा, तो भी जो अमाउंट कंपनी ने ली वो दोबारा से बीमा कर जो बीमित व्यक्ति उसको देनी पड़ेगी। यदि कोई एजेंट बीमाकर्ता की ओर से प्रीमियम की राशि प्राप्त और ऐसा हो कि कंपनी की बजाय उस एजेंट को मिली है, तो उसे 24 दिन के अंदर अंदर वो राशि, देखो यदि एजेंट बीमाकर्ता की ओर से प्रीमियम की राशि प्राप्त करता है, कंपनी नहीं, क्योंकि कंपनी के एजेंट करेंगे ना, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो एजेंट को अगर अमाउंट मिली तो एजेंट को क्या करना होगा, 24 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वो अमाउंट देनी पड़ेगी जो उसको प्रीमियम मिला है। और ये कहता है आपका जो मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग प्रीमियम को व्यवस्थित किया जाना, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम लगेगा। यदि कोई भी ऐसी प्रीमियम राशि से प्रभावित होता है, कोई भी इंश्योरेंस ऐसी अमाउंट से इफेक्ट होगा जिसकी व्यवस्था की जानी या कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो एक उचित प्रीमियम दे होगा। जिसकी व्यवस्था की जानी थी, मतलब जो आपको प्रीमियम देना था और उसका कोई भी प्रीमियम नहीं दिया गया, या उसकी व्यवस्था की जानी थी और उसका व्यवस्था नहीं की गई, तो एक उचित प्रीमियम दे होगा, तो वो ड्यू हो जाएगा भी। एक आपको प्रीमियम अमाउंट देने के बाद ही काम स्टार्ट होता ना, तो वही चीज़ बोली इसने कि अगर उसे प्रीमियम देना था और वो नहीं दिया है तो एक उचित प्रीमियम फिर दे हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। यदि कोई, देखिए इसी की बात कर रहा है, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 के अकॉर्डिंग प्रीमियम को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जो 24 एजेंट देगा ना बीमा कंपनी को, वही बात बोलिए। अब इसमें पहला इसने बोला कोई बीमा प्रीमियम राशि से प्रभावित था, प्रीमियम अमाउंट की वजह से आपका बीमा में कोई फ़र्क पड़ रहा था, जिसकी आपकी व्यवस्था करनी थी, आपने अरेंजमेंट करनी थी, वो ही नहीं, तो एक आप फिक्स या आप कहोगे फेयर आप प्रीमियम ड्यू हो जाएगा। इसके बाद कहते थी कोई बीमा इस शर्त से प्रभावित हो कि किसी घटना घटने पर अतिरिक्त प्रीमियम, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला आया था ना कि अगर आप एक्स्ट्रा घटना के लिए लोगे तो एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये कह रहा है, तो कोई व्यवस्था नहीं की गई तो उसके लिए भी अतिरिक्त प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर तो प्रीमियम ही नहीं दिया था तो फिर दोबारा देगा, वो उचित देगा। और यहाँ पर क्या करेगा, एक्स्ट्रा उसने रिस्क आ गया, उस एक्स्ट्रा रिस्क के लिए उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट है आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर बीमा कैंसिल हो जाएगा तो प्रीमियम वापस करना पड़ेगा ना, वही चीज़ बोलिए। एनफोर्समेंट ऑफ रिटर्न, पुनर्भुगतान का प्रवर्तन। सेक्शन 82 के अंडर ये डिक्लेयर किया गया कि प्रीमियम को जो है वो पुनर्भुगतान वापस दे देना चाहिए। अगर क्या हो जाए, देखो पहला केस दे रखा, यह बीमित द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त किया जाता है यदि भुगतान पहले किया जा चुका है। कब पुनर्भुगतान कौन करेगा? अभी बीमित द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त मिलेगा किसको? जिसका बीमा हुआ, पुनर्भुगतान हो रहा है ना, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी जिसका बीमा किया उसको वापस दे देगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? कौन देगा? कंपनी देगी, जिसका बीमा किया गया उसका, क्योंकि पुनर्भुगतान हो रहा है। इसके बाद यदि भुगतान न किया गया हो, अगर भुगतान प्रीमियम का पेमेंट की, मतलब सीधी सी बात बता रहा है कि सेक्शन 82 में आएगी। अगर कंपनी के पास प्रीमियम पहुंच गया है और वो कैंसिल हो गया किसी भी वजह से कि हम कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, जो भी रीज़न था, अगर कंपनी के पास पहुंच गया तो कंपनी क्या करेगी? उस बीमा जिसका करना था उसको वापस दे देगी। और ऐसा हुआ कि अभी पेमेंट नहीं की है उस बंदे ने, तो भी आगे उसको करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही रख लेगा। दो ही बात है। इसके बाद है रिटर्न बाय द एग्रीमेंट। सेक्शन 83 में 82 के अकॉर्डिंग था, और सेक्शन 83 में क्या रिटर्न के रिगार्डिंग है। यदि पॉलिसी में क्लियर है, स्पष्ट है कि एक निश्चित घटना घटित होने पर प्रीमियम की राशि वापस कर दी जाएगी, कि ये अगर स्पेशल ये बात होगी घटना घटित होने पर आपको वापस कर दी जाएगी, तो आपको प्रीमियम की राशि को क्या करना, घटना घटित होती है उसको वापस करना पड़ेगा। इसके बाद दे रखा है रिटर्न फॉर द फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 84 इसमें क्या कहते हैं, इस वाक्य में यह व्यक्त किया जाता है प्रतिफल देने में असफल होने पर, यानी कि जो आपका कंसिडरेशन था, बदले में जो आपने प्रॉमिस किया था, अगर आप वो पूरा नहीं करते हो तो आपको प्रीमियम की अमाउंट वापस देनी पड़ेगी जिस पर्सन का आपने बीमा किया है। कब कहता है? यदि घोषित बीमित द्वारा कोई धोखा नहीं किया गया, मतलब उसने कोई धोखा नहीं किया गया और जो जिसने बीमा करवाया उसने सारी चीज़ें सही बताई है, लेकिन प्रीमियम के बदले में कोई भी प्रतिफल देने में असफल रही है।
जो आपकी कंपनी है वो असफल रही है तो सारी के सारी रुपए उसको वापस दिए जाएंगे। दूसरा कहता है यदि प्रीमियम को विभाजित किया जा सकता था और किसी उसके किसी एक हिस्से का प्रतिफल नहीं दिया गया तो उसे हिस्से को प्रीमियम की राशि बीमाकर्ता द्वारा, और वही कि पार्ट में अगर डिवाइड किया गया इंश्योरेंस और उसके एक पार्ट के लिए क्या किया उसने, किसी एक हिस्से का प्रतिफल नहीं दिया, मतलब टोटल के लिए, पहली बात तो टोटल के लिए उसने क्या नहीं किया, कुछ कंसिडरेशन नहीं दी, बदले में जो सेवा देनी थी वो नहीं दी, तो आपका हो जाएगा। दूसरा ये कहता है अगर एक पार्ट के लिए नहीं दिया, टोटल में से एक पार्ट के लिए भी अगर उसने जो कंसिडरेशन देना था, प्रतिफल देना था, सेवा देनी थी, वो नहीं दी, तो भी वो क्या कर सकता है, वापस मांग सकता है और आपको पेड करना पड़ेगा कंपनी को जो भी प्रीमियम है। इसके बाद देखिए आप कहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। कैलकुलेशन मेथड आपको गिवन है, दो मेथड गिवन है। पहला आपका है जजमेंटल मेथड, 3 मेथड है, जजमेंटल मेथड, क्लास रेटिंग मेथड और मेरिट रेटिंग मेथड। देखिए कैसे कैसे करेगा। जजमेंटल जो मेथड है, रेटिंग है, इस विधि का यूज तब किया जाता है जब कई कारणों से संभावित हानि का निर्धारण करना सफल नहीं होता। काफ़ी सारे रीज़न है और उसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा कि लॉस कितना, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जो भी उत्तरदायित्व लेगा वो पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जो सिचुएशन है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये करेगा कि ये इसका लॉस इतना आ सकता है। उस तथ्यों की जटिलता के कारण कोई भी आंकड़े प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। सिंपल सी मतलब भी अपने अनुमान के बेस पे बताएगा जजमेंट पे, और जो बीमा करने वाला है वो ही करेगा। उत्तरदायित्व जो लेगा ना वही व्यक्ति पर्सनल जो अनुभव है उसके बेस पे करता है, क्योंकि सारे जो इफेक्ट आप ले नहीं सकते थे, बस आपको लेना है जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का अच्छे से आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, तो जो भी आप इंश्योर कंपनी होगी वो अपने अनुभव के बेस पे अपने आप करेगी, वो जजमेंटल रेटिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्लास रेटिंग, ये तब आपका यूज किया जाएगा जब आसानी से आप अपनी हानि का स्टैटिकली आपको मेजर उपलब्ध है और आप अपनी हानि का आसानी से पता लगा सकते। जब तथ्यों का आसानी से पता लगाया जा सकता है तब ये सांख्यिकीय साधन उपलब्ध होते हैं। एक सामान्य स्थिति वाले एक वर्ग के लोगों को दरें बताई जाती है और इस विधि को 2 भागों में बांट दिया, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है नॉर्मल जो वर्ग है, कहते हैं एक सामान्य नॉर्मल जो सिचुएशन है, नॉर्मल पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक वर्ग के लोगों को, जो क्लास के लोगों का आप रेट बता दोगे और उसके रेट पे वो क्या कर देंगे, आपका बता देंगे कितना इंश्योरेंस आएगा। और उसने दरें बताई कि कौन सी रहेगी, आपका 2 मेथड आगे भी बताई इसने। जो आपकी क्लास रेटिंग है उसमें सारे फैक्ट बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड दे दिया। तो 2 मेथड रहेंगे। पहला था प्योर प्रीमियम दर, इसमें प्योर प्रीमियम दर में क्या किया जाएगा, इसके अनुसार सकल प्रीमियम, जो भी ग्रोस प्रीमियम है, सकल प्रीमियम, शुद्ध प्रीमियम तथा भार शुल्क का कुल जोड़ है। जो कहता है कि ग्रोस जो प्रीमियम होगा वो नेट प्रीमियम का, ग्रोस प्रीमियम, नेट ग्रोस प्रीमियम बराबर है नेट प्रीमियम प्लस में वेटेड प्रीमियम, वेटेज यानी कि भार शुल्क, दोनों का जोड़ है, बस, ठीक है। शुद्ध प्रीमियम, अब शुद्ध प्रीमियम क्या हुआ, अभी यहाँ पे शुद्ध प्रीमियम आ गया, तो ये क्या है, आपकी वास्तविक हानि या हानियों के ठीक करने के लिए जो भी आपने व्यय किए थे उनका जोड़ है। ये क्या हो गया, अब नेट प्रीमियम क्या होगा, जो भी आपकी एक्चुअल में लॉस हुआ है या उस लॉस के लिए आपने कुछ भी एक्सपेंस किया वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। को अवस्थित इकाइयों में विभाजित, तो को कुल अवस्थित और जितनी भी यूनिट होगी, टोटल हो गया ना, इसके लिए जितनी भी यूनिट पे क्या होगा उस यूनिट को डिवाइड कर दोगे इसे ग्रोस बन जाएगा नेट प्लस वेट। नेट निकालने के लिए बोला मैंने जितना भी टोटल आपने हानि हुई है उसको ठीक करने के लिए खर्चे किए, उन दोनों को टोटल से डिवाइड कर दोगे जितनी आपने यूनिट बनाई। लॉस रेशो मेथड में क्या होगा, हानि अनुपात की गणना दावे में होने वाली कुल हानि में समायोजित व्यय को जमा करके कुल अर्जित प्रीमियम की राशि से विभाजित कर देना। क्लियर। ये कहता है हानि अनुपात की गणना, आप रेशो निकाल रहे हो लॉस का, तो जो भी आपने कह रहा है दावों में होने वाली कुल हानि, क्लेम के लिए जो भी टोटल लॉस हुआ ना, टोटल लॉस को समायोजित व्यय, टोटल लॉस में आपने जो भी उसको ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट एक्सपेंस करे हैं उसको आपने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, और उन दोनों को जो भी आपका क्या है प्रीमियम है, प्रीमियम के अमाउंट से डिवाइड कर दिया। एक्चुअल लॉस रेशो, ये देखो फॉर्मूला दे दिया, जो भी आपका लॉस हुआ है डिवाइड बाय अर्न्ड प्रीमियम, आपका एक्चुअल लॉस हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेशो, एक्सपेक्टेड लॉस रेशो क्या रहेगा, सॉरी एक मिनट
को एक्चुअल लॉस में क्या क्या है, इनक्योर्ड लॉस जो है डिवाइड बाय क्या कर दिया, अर्न लॉस है। इसके बाद दे रखा है एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो, एक्सपेक्टिंग में क्या कर दिया 100% माइनस में जो भी आपका लोडिंग है, लोडिंग परसेंटेजेज वो आपका माइनस आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो निकलाएगा। देन आपको देना है रेट ऑफ चेंज। रेट क्या रहेगा, मैंने क्या कहा था, पहले आपने एक्चुअल लॉस रेशियो निकाल लिया, जो भी आपका लॉस हुआ है डिवाइड बाय में जितना भी आपने प्रीमियम कमाया है। अब आपको क्या निकालना था, आपको चाहिए एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो। अगर दे रखी 3 रेशियो दे दी उसने, मेथड बताई ना, कोई भी पूछ ले तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। तो 100% उसमें से जो भी आपका लोडिंग परसेंटेज है, लोडिंग परसेंटेज को आप माइनस कर दोगे। 100% माइनस में लोडिंग परसेंटेज आपका एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो आ जाएगा। रेट चेंज की बात करें तो आपका आ जाएगा एक्चुअल जो भी लॉस रेशियो है माइनस में एक्चुअल, ये था एक्चुअल लॉस रेशियो, एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लॉस रेट। क्लियर हुई बात? आपको चाहिए था रेट चेंज, आपने क्या किया, एक्चुअल में से माइनस कर दिया एक्सपेक्टेड और डिवाइड बाय कर दिया एक्सपेक्टेड लॉस रेट के। अब आपको एक्चुअल चाहिए तो एक्चुअल कैसे निकालोगे, जो भी आपका लॉस हुआ है डिवाइड बाय जो भी आपने प्रीमियम अर्न किया। अब आपको चाहिए एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा, टोटल 100% में से जो आपके लोडेड चार्ज है वो माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। यदि दर में कोई परिवर्तन होता है तो अगर आपकी रेट में कोई चेंज होगा तो प्रीमियम की अमाउंट भी उसके अनुसार चेंज हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी। अब थर्ड मेथड जो दे दिया वो आपको दे दिया मेरिट, मेरिट रेटिंग। प्रीमियम का आधार प्रीमियम का जो भी बेस है, मेरिट रेटिंग, प्रीमियम का आधार गुणवत्ता मूल्यांकन ही होता है। प्रीमियम का जो आधार है वो क्या होगा, गुणवत्ता मूल्यांकन ही होता है, परंतु प्रीमियम का समायोजन ग्राहक के पार्श्व चित्र पर, देखो प्रीमियम का जो बेस है वो क्या रहेगा, क्वालिटी का इवैल्यूएशन करना। प्रीमियम का आधार गुणवत्ता मूल्यांकन ही होता है, परंतु प्रीमियम का समायोजन, प्रीमियम का समायोजन क्या रहेगा, प्रीमियम का समायोजन ग्राहक का पार्श्व चित्र का मतलब होता है फोटो। तो प्रीमियम कितना वो एडजस्ट करेंगे, वो प्रीमियम एडजस्टमेंट क्या होगा, कहता है कि जो उसकी क्वालिटी का वैल्यूएशन किया जाएगा ना, प्रीमियम कितना होगा वो निकाला जाएगा उसकी क्वालिटी के बेस पे। प्रीमियम का आधार गुणवत्ता मूल्यांकन ही होता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी का वैल्यूएशन जो कर रहे हो क्वालिटी के बेस पे ही तो आप वैल्यू निकालोगे, प्रीमियम कितना होगा, जितनी की क्वालिटी चीज़ होगी उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा। परंतु प्रीमियम का अगर आप एडजस्टमेंट करो तो वो किस पे होगा, वो ग्राहक की छवि कैसी या इमेज कैसी उसके ऊपर होगा, तथा उसके पिछले दावे की दर के आधार पर कि पीछे उसने कितना क्लेम किया था उसके बेस पे। इसे भी 2 भागों में, इसको भी जो ये बात बोली इसने उसको भी उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो कौन सी कहता है, एक तो अनुसूची मूल्यांकन, ठीक है, और दूसरा उसने कह दिया एक्सपीरियंस के बेस पे जो आपने वैल्यूएट किया था वो आपका आ जाएगा। अनुसूची मूल्यांकन में क्या था, आपने जो भी हानि प्रकट करी है उसके बेस पर प्रीमियम का एडजस्टमेंट, जो लॉस हुआ है उसके बेस पे आपने प्रीमियम बताया था। जबकि एक्सपीरियंस में क्या किया था, पिछले 3 सालों का आपने एवरेज निकाल लिया और उसके बेस पे आपने किया। क्लियर हो गई बात? देखो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। मेरिट रेटिंग, इसमें कहता है जो भी आपका वैल्यूएशन किया जाएगा प्रीमियम का, वो चीज़ की जो भी चीज़ करे उसकी क्वालिटी के बेस पे किया जाएगा, ठीक है। बट जो प्रीमियम की एडजस्टमेंट करी जाएगी वो 2 बातों पे बेस्ड होगी। एक तो कस्टमर का जो पिक्चर है, पार्श्व चित्र है, इमेज है, और दूसरा उसने पीछे जो क्लेम किया है उसके बेस पे की जाएगी। अब ये जो क्लेम की रेट थी वो भी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला तो जो भी आपका अनुसूची मूल्यांकन था, ठीक है, वो। दूसरा भी हमने कहा एक्सपीरियंस के बेस पे जो मूल्यांकन किया था। अनुसूची मूल्यांकन का मतलब क्या था, जो आपकी हानि हुई है, हानि के आधार पर अगर आपने प्रीमियम को एडजस्ट किया तो आपका अनुसूची मूल्यांकन हो गया। और एक्सपीरियंस के बेस पे पिछले 3 सालों का आपने एवरेज निकाल के अपने अनुभव के बेस पे बताया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चे, वो आपका बन जाएगा सेकंड वन, अनुभव मूल्यांकन। अब देखिए डबल इंश्योरेंस क्या रहेगा, जब एक ही जोखिम का बीमा 2 परस्पर व्याप्त परंतु स्वतंत्र पॉलिसी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। रिस्क एक ही है लेकिन आपने इंश्योरेंस कितने करवा रखे हैं, 2 अलग अलग पॉलिसी आपने ले रखी है, तो उससे क्या कहा जाएगा, डबल इंश्योरेंस कहा जाता है। क्लियर हुई बात? एनी इशू? यह कानून द्वारा, और कानून ने इसे एक्सेप्ट किया है,
बीमित व्यक्ति दोनों बीमाकर्ताओं से अथवा किसी एक से दावे की राशि की मांग कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है जिसने बीमा करवाया है वो दोनों से भी मांग करे या एक से भी मांग करे, बट जो भी क्लेम की अमाउंट है वो हानि की एक्चुअल, मतलब जितनी उसकी एक्चुअल में हानि हुई है उससे ज़्यादा नहीं होगी। दो लोगों से आपने बीमा करवा लिया, ठीक है, लेकिन आपको लॉस के लिए जो क्लेम करना होगा ना वो आपको जितने का एक्चुअल में लॉस हुआ उतना ही मिलेगा, चाहे आप 2 से करवा लो कितने से ही करवा लो, बात ये। और लॉ ने इसको एप्लीकेबल किया कि आप 2 से करवा सकते हो, सिर्फ ये कि बीमा करता जो आपका कंपनी है उसकी हानि की राशि का अनुपात में बांट दिया जाएगा, जो भी टोटल लॉस होगा वो उसकी प्रोपोर्शनेट बेस पे डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये इसमें एक्ट में बता रखा है, जो आपका मैरीन एक्ट है, मैरीन इंश्योरेंस एक्ट है 1963, उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, दोहरे बीमे से, ये आपका डबल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, परमिशन दे दी इसने। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि विभिन्न बीमित व्यक्ति क्या कर सकता है, अलग अलग कंपनी से एक ही यात्रा अथवा हित या किसी भी भाग के लिए एक से अधिक बीमा अनुबंध कर सकता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि एक ही पर्सन एक ही रिस्क के लिए अलग अलग कंपनी से बीमा करवा सकता है। चलिए फिर उसमें भी टाइप बता रही है, देखो जैसे उसने बोला अगर एक ही भाग एक से अधिक बीमा अनुबंध करा सकता है और बहुसंख्यक बीमा पॉलिसी ले सकता है, मल्टीपल बीमा पॉलिसी अगर उसने ली है तो बीमित जो राशि होगी ना, टोटल अमाउंट होगी वो सब में अनुपात में बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डबल इंश्योरेंस ले रखा है तो क्या होगा आपका, पहला कहता है बीमित व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बीमाकर्ता से दावे की राशि प्राप्त कर सकता है। जिसने भी बीमा करवाया है वो अपनी मर्जी से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की अमाउंट लेगा, यद्यपि पॉलिसी में किसी अन्य प्रकार से लिखा गया हो, चाहे पॉलिसी में किसी भी प्रकार से लिखा, मतलब किसी भी तरह से लिखा गया हो वो मांगेगा आपसे। बट मैरीन इंश्योरेंस में एक्ट में द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक दावे की मांग नहीं कर सकता। समझ में आई बात, चाहे बीमा कौन सी से करवाया वो बंदे की मर्जी, वो किससे क्लेम करेगा, बट ये ज़रूरी है कि जितने का उसका लॉस हुआ है उससे ज़्यादा का क्लेम नहीं कर सकता। ये नहीं कि मैं उस कंपनी से भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, ऐसा नहीं होगा, टोटल आपको उतना ही मिलेगा जितना का आपका एक्चुअल लॉस हुआ। सेकेंड में कहता है ये मूल्यांकित पॉलिसी में बीमित को दावे की राशि में से उनमें से घटाना होगा जो अन्य पॉलिसियों के तहत उनसे प्राप्त की गई है। इस अवस्था में विषय वस्तु के मूल्य का कोई महत्व नहीं रहता। ये कहता है जो भी आपकी मूल्यांकन पॉलिसी है, तो जो भी बीमित है, जिस पर्सन ने बीमा करवाया है, जो भी उसको क्लेम की अमाउंट है वो उसकी एक्चुअल अमाउंट में से घटानी होगी। मतलब वही है, अगर उसे दूसरी बीमा से मिल गई है ना, मैंने कहा ना 2 से मिला है, 3 से अगर बीमा करवा रखा 2 या 3 से, तो आपको ये नहीं कि सबसे अलग अलग मिलेगा। मान लिया उसने 5 लाख का करवाया हुआ है, अगर एक से उसे 3 लाख रुपए मिल गए तो जब वो दूसरे से क्लेम मांगेगा तो वो 5 लाख नहीं मांग सकता, वो सिर्फ 2 लाख ही मांगेगा क्योंकि 3 लाख उसने ले लिए। तो अब ये पहले ये घटाएगा क्लेम की टोटल अमाउंट, टोटल लॉस में से ये क्लेम की अमाउंट घटाएगा, बचेगा 2 लाख, तो वो ही वो ले सकता है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर आपकी अमूल्यांकित पॉलिसी में बीमित को कुल बीमा योग्य मूल्य का ध्यान में रखते हुए दावे की राशि में से वह राशि कम करनी होगी जो दूसरी, वही बात बोली है, मूल्यांकित है तो भी यही रहेगा अभी और अमूल्यांकित है तो भी यही रहेगा। कुल बीमा योग्य यानी कि जितनी, यहाँ पर तो फिक्स था, उसे पता था इतनी की अमाउंट है, यहाँ पर जितनी भी बीमा योग्य मूल्य है उसको ध्यान में रखते हुए क्लेम की अमाउंट जो उसे पहले मिल चुकी है दूसरी पॉलिसी से उसे माइनस करना होगा। यदि बीमा अधिनियम द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है, जो भी आपका एक्ट में लिखा था इंडेमिनिटी की क्षतिपूर्ति की अमाउंट मिली है और उसे ज़्यादा उसको अमाउंट मिल जाती है, जो एक्चुअल लॉस हो उसे ज़्यादा उसने ले ली, तो उसे राशि अपने योगदान के अधिकार के अनुसार बीमाकर्ता के लिए ट्रस्ट में रखने का अधिकार है। समझ में आई बात, ये कह रहा क्लेम कम का था, उसे अमाउंट ज़्यादा की मिल गई, तो उसे क्या करना पड़ेगा बीमाकर्ता के लिए, क्योंकि उसे वापस देनी पड़ेगी, वो खुद के पास नहीं रख सकता, तो उसे क्या है कंपनी के लिए ट्रस्ट में भी रखने का अधिकार है। इसके बाद देखिए मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 75 सबसेक्शन के अंदर कह रहा है 2,
क्षतिपूर्ति के मापदंड के लिए साधारणतः प्रावधान दिए गए हैं और इस प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति का जो मापदंड है दोहरा बीमा संबंधित नियम को प्रभावित नहीं करेगा। डबल जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उससे रिलेटेड उसको कोई भी चीज़ ये इफेक्ट नहीं करेगी। बीमाकर्ता को इस आधार पर किसी हित को अस्वीकृत करने से रोकेगा। सिंपल सी बात ये भी जो सेक्शन 75 है उसमें आपका इंडेमनिटी से क्षतिपूर्ति से रिलेटेड प्रोविज़न दे रखे, आप डबल इंश्योरेंस करवा सकते हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपने कितने पार्ट का बीमा कराया है क्या कराया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस याद रखना, सेक्शन याद रखना कि इसके अंदर आपके इंडेमनिटी से रिलेटेड आपको एक्ट दे रखा है। इसके बाद सेक्शन 80 में क्या कहता है, इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हर एक जो कंपनी है हानि में अपना योगदान उसी अनुपात में देने के लिए बाध्य होगी जिसके लिए वह उत्तरदायी, जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी हर एक कंपनी सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग। तो कहता है इंश्योरर जो कंपनी है अपने योगदान से अधिक भुगतान करता है तो वह अन्य बीमाकर्ताओं के विरुद्ध योगदान के लिए मुकदमा कर सकता है। क्लियर हुई बात? तो वो भी केस डाल सकता है। कहता है यदि कोई बीमा करता, कोई कंपनी ने अपने कंट्रीब्यूशन से मतलब दो को मिलके करनी थी, एक ने ज़्यादा कर दी, तो वो क्या है दूसरी कंपनी पे केस डाल सकता है। अभी मैं क्यों करूँ, क्योंकि मैंने तो जितने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी मैं तो उतना ही करूँगा ना, बाकी का क्लेम कौन करेगी, दूसरी कंपनी करेगी। तो इसके रिगार्डिंग वो दूसरी कंपनी के अगेंस्ट केस डाल सकता है। देन देखिए लास्ट नेक्स्ट आपको जो गिवन है असाइनमेंट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो वही है क्या ना 5 बजे तक तो कर ही देते हैं, 5 बजे क्या 5:30 तक बोल रही हूँ, ये आधे घंटे के अलग बनाऊंगी। एक सेकेंड, पेन पता नहीं चेकआउट करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा आई थिंक। तो असाइनमेंट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, असाइनमेंट के अंदर क्या होता है बच्चे, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना यानी कि कैसे आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे उसमें हमने असाइनमेंट किया था दूसरे पर्सन के नाम पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, वैसे ही ये इसमें कह रहा है कि कैसे आप जो है चीज़ों को या आपने जो पॉलिसी ले रखी वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, जैसे पहले वाले में हम ट्रांसफ़र कर सकते थे वैसे ही इसके अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो आपका बोला गया है सेक्शन 17 में, किरण उठा लो पेन, ये रखा हुआ है देखिए, असाइनमेंट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें क्या कहता है, जब भी पॉलिसी होल्डर है अपना अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है, अपना राइट किसी को दे रहा है थर्ड पर्सन को, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, आप पॉलिसी का ट्रांसफ़र कर रहे हो। और सेक्शन 70 में कहा गया है कि कोई भी बीमा किए गए विषय का यानी कि किसी चीज़ का भी बीमा है तो वो उसे ट्रांसफ़र करवा सकता है। देखो क्या कहा है, विषय वस्तु अभिहरण का करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे बीमा अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों का भी हस्तांतरण कर दिया है। यदि इन अधिकारों का भी ट्रांसफ़र किया गया तो अधिन्यासी के साथ एक स्पष्ट और गर्भित समझौता अवश्य करना चाहिए। मीन सिंपल सी बात ये कह रहा है कि सेक्शन जो आपका मैरीन इंश्योरेंस एक्ट है 17 मतलब ये कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस अपना ट्रांसफ़र करा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बंदा ट्रांसफ़र करा उसके जो भी अधिकार थे, ठीक है, देखिए अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों का भी हस्तांतरण कर दिया गया है।
उसने, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने अधिकारों को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। यदि इन अधिकारों का भी अगर उसने ट्रांसफ़र किया है तो वो आपको अधिन्यासी के साथ, जिसको भी ट्रांसफ़र किया है ना, उसके साथ एक स्पष्ट, क्लियर या आप इम्प्लाइड आप एग्रीमेंट करोगे तभी ये वैलिड होगा। अब कहता है मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 52 में क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है। एक पॉलिसी कब और कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है। सबसे पहले कहता है एक समुद्री पॉलिसी का ट्रांसफ़र तब नहीं किया जा सकता जब पॉलिसी के नियम और कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्जित है, यानी कि अभ्यारण्य हानि से पहले अथवा बाद में किया जा सकता है। आप तब तक उस पॉलिसी, भाई आपने पॉलिसी में लिखा ही हुआ नहीं है ना, उसने बोला कि बहन तब तक ट्रांसफ़र जो है असाइनमेंट है तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसमें नियम और कंडीशन के अकॉर्डिंग मना किया हुआ है। मतलब उसने बोला कि आप नहीं कर सकते, अगर पॉलिसी में लिखा हुआ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। और दूसरा कहता है इसका जो ट्रांसफ़र है हानि होने से पहले ही करोगे, बाद में थोड़ी ना करोगे, या बाद में। ये कहता है कब किया जाएगा, हानि अभ्यरण होने से पहले अथवा बाद में किया जा सकता है। बस इसने बात बोली कि वो टर्म और कंडीशन जो है पॉलिसी में, अगर उसमें मेंशन है कि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, अगर उसमें एप्लीकेबल है तो आप कर सकते हो, वो आप हानि होने से पहले भी और बाद में भी। इसमें सेकेंड वन कहता है यदि पॉलिसी का आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो जो भी जिसको भी ट्रांसफ़र किया लाभित अधिन्यासी, वह अधिन्यासी अपने नाम से दावा क्लेम, जिसको ट्रांसफ़र किया अभी वो क्लेम कर सकता है। थर्ड वन में कहता है अगर मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफ़र पॉलिसी पर बेचान द्वारा अथवा परंपरागत तरीके से किया जा सकता है। दोनों कर सकते हो। तो एंडोर्समेंट होता है जो दूसरा रहेगा आपका ट्रेडिशनल। एंडोर्समेंट का मतलब है भी उसमें नाम नहीं मेंशन है, आपने किसी और के नाम किया, वो क्या करेगा, वो किसी और के नाम कर सकता है ऐसे। और ट्रेडिशनल में क्या होगा, जिसका आप कर रहे हो उसी का नाम मेंशन होगा आई थिंक। चलिए आश्वासित जिसका कोई हित नहीं वह अभ्यरण नहीं कर सकता, ये याद रखना, वही हित होना चाहिए। तो अगर आपका हित नहीं है उसके अंदर तो वह आपका ट्रांसफ़र नहीं कर सकता सेक्शन 50, यानी कि मेरे पास कोई चीज़ होगी तभी मैं ट्रांसफ़र करूँगी। हित का मतलब वो चीज़ नहीं है मेरे पास, मैंने भी पॉलिसी नहीं ले रखी, मैं ये थोड़ी ना मैं किसी और की पॉलिसी लूँगी और वो ट्रांसफ़र कर दूँगी, मेरे नाम पे नहीं पॉलिसी तो मैं ट्रांसफ़र कैसे कर दूँगी, सेक्शन 53 कहता है। अब इसके बाद देखो एक आश्वस्त जिसका बीमित वस्तु में कोई हित नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद है वारंटी। वारंटी में देखो क्या होता है, साधारणतः आश्वासन का अर्थ है गारंटी या वादा, यानी कि आपने कोई भी क्या है गारंटी दे रखी है, आप प्रोमिस कर रखा है। तो समुद्री बीमा आपका जो मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 है उसके सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग आश्वासन का अर्थ है कि एक वचनबद्ध आश्वासन जिसके अंतर्गत जो जिसका बीमा किया गया उसको आप अश्योर कर रहे हो कि एक विशेष कार्य या उत्तरदायित्व लेता है, उसने उत्तरदायित्व ले लिया ना कि एक विशेष कार्य किया जाएगा या नहीं, कि जिस चीज़ का वो करवा रहा है बीमा वो करेगा या नहीं करेगा, यानी कि अथवा किसी शर्त का पालन किया जाएगा अथवा तथ्यों का विशेष अवस्था के विद्यमान होने की पुष्टि करता अथवा नकारता है। वारंटी में मतलब अभी वो गारंटी ले रहा है, सिंपल आप ये याद रखो। आश्वासन का मतलब है गारंटी ले रहा है और वो आपका 1963 की सेक्शन 35 के अनुसार आश्वासन देता है कि मैं क्या करूँगा, ऐसे लॉस हो जाता है तो मैं वो जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं उसको पालन करूँगा जो भी उसके तथ्यमान प्रेजेंट है। बस वारंटी में भी एक्सपर्ट्स मतलब गारंटी ले एक तरह से उसने लॉस बियर करने की। और सेक्शन याद रख लेना आपको जो जो गिवन है। चलिए वारंटी मतलब वारंटी लेगा, आपको आश्वासन देगा कि मैं आपको उस टाइम पे अगर ये विशेष घटना हो जाती है तो जो भी लॉस होगा वो मैं पेमेंट करूँगा। 35 एक्ट है 1963 और सेक्शन आपका 35। इसके बाद दो तरह की गारंटी होती है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है जो आपने बोल दी कह दी वो, और इम्प्लाइड है उसमें छुपी होती है जो। आश्वासन स्पष्ट और गर्भित दोनों तरह के हो सकते हैं। आश्वासन या गारंटी का मतलब है उस प्रकार पालन होना चाहिए जहां वह जोखिम संबंधित हो या नहीं, जहाँ पर आपका रिस्क होगा या नहीं होगा, दोनों ही बातें बोली, उसी प्रकार पालन होगा। चाहे मतलब उसी तरह आप फॉलो करोगे जो भी आपकी शर्त है, आश्वासन का शर्त है, उसी प्रकार पालन होना चाहिए चाहे वो जोखिम से संबंधित हो या नहीं। मतलब आपने जो आपने प्रॉमिस किया वो आप पूरी तरह से करोगे। आश्वासन जो का है मतलब है उसी तरह फॉलो करोगे जैसे आपका तो जोखिम से रिलेटेड है या नहीं है। यदि प्रोविज़न के अकॉर्डिंग
शर्त का पालन नहीं किया, आपको शर्त फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आपको रिस्क है या रिस्क नहीं है। तो कहते हैं यदि प्रोविज़न जो है शर्त प्रावधान जो है प्रावधान के अनुसार शर्त का अगर आपने पालन नहीं किया तो जो आपका कंपनी है वो आश्वासन तोड़ने की तिथि से उत्तरदायी नहीं होगा। तो भाई जो भी आपकी कंपनी है वो ये नहीं कि मैं मना कर दूंगी, आश्वासन तोड़ने की तिथि से, जिस दिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है उस डेट से अपना जिम्मेदार नहीं होगी। समझ में आई बात? मतलब जैसी जो टर्म और कंडीशन थी ना वो आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो कंपनी जिस दिन आपने प्रॉमिस तोड़ा है वो क्या नहीं करेगी आपका, वो भी अपना तोड़ सकती है प्रॉमिस, बस बात यही है। और उसी डेट से, परंतु बीमाकर्ता उसी तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले उत्तरदायी के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगी। उस डेट से पहले अगर कुछ भी चीज़ हुई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, बस बात है जो आपने गारंटी दी आप उसी को फॉलो करोगे, चाहे वह चीज़ें हो या ना हो। और प्रोविज़न के अकॉर्डिंग शर्त का पालन नहीं किया जाए, अगर नहीं किया है तो जो भी आपकी कंपनी है वो आश्वासन तोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि शर्त ही फॉलो नहीं करी तो वो जिम्मेदार क्यों होगी। और जो आपकी कंपनी है उसी डेट से पहले अगर उसकी कोई भी चीज़ें हुई तो उसके लिए वो उसी तिथि से पहले, ये जो डेट थी ना जो उसने आश्वासन तोड़ा है उसने कंपनी ने, मतलब उस पर्सन ने, तो उस डेट से पहले जो भी सारी चीज़ें अगर लॉस हुआ तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, बाद के लिए नहीं होगी। अगर कोई भी शर्त उस पर्सन ने फॉलो नहीं की तो उस शर्त फॉलो करने की बाद कंपनी आश्वासन तोड़ दिया तो कंपनी आश्वासन तोड़ने से पहले जो मतलब कंपनी ने डेट थी उस डेट से पहले के लिए जिम्मेदार है, बाद वाली के लिए नहीं है। इसके बाद एक्सक्यूज फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आश्वासन के उल्लंघन पर छूट। क्या क्या छूट आपको मिलेगी देखिए, मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 की सेक्शन 36 में ऐसे जो है आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं जब आश्वासन के उल्लंघन के समय छूट दी गई है। चलिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी कल ही करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी आज ठीक नहीं है। तो रिमेनिंग पोर्शन जैसे ही नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर लेंगे आई थिंक। चलिए ओके देन, टेक केयर, गुड लक।